Afternoon to all. So, without wasting our time, I would like to welcome all the participants of this online faculty development program, jointly organized by Swarnim Gujarat Sports University and Gujarat University Ahmedabad for the faculties working in these institutes in capacity of physical education teachers and sports officers. Let me have a pleasure to introduce our today's expert. आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर अंकुर सिंह सैनी सर प्रेजेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस ट्रेनिंग एंड कोचिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है एंड प्रेजेंटली ही इज आल्सो होल्डिंग द चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स टूरिज्म। सर ने अपना डिप्लोमा कोचिंग डिप्लोमा साई सेंटर से किया है। सर स्पेशलाइज्ड है स्विमिंग के अंदर। सर ने अपनी मास्टर्स डिग्री और फिजिकल एजुकेशन में बैचलर्स डिग्री LNIP ग्वालियर से 2012 में कंप्लीट की थी। उसके बाद सर जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है विथ JRF भी क्वालिफाइड है। इसके अलावा भी सर का अगर हम देखें तो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन काफी रहा है। सर ने जो लास्ट ईयर खेलो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा LNCP त्रिवेंद्र के द्वारा जो आयोजित ऑल इंडिया का कोच एजुकेशन प्रोग्राम था वहां पर अपनी सर्विसेज दी है। उसके अलावा सर UGC ह्यूमन रिसोर्स डेवलप सेंटर्स जो होते हैं वहां पर भी अपनी रेगुलर सर्विस देते रहते हैं एज ए एक्सपर्ट। सर अपनी बैच के टॉपर रहे हैं। उन्होंने जो डिप्लोमा किया है वहां पर भी टॉपर रहे हैं। सर का स्पेशलाइजेशन गेम स्विमिंग है और थियरी स्पेशलाइजेशन सर का एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है। इसके अलावा सर का एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन भी काफी रहा है। सर ने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम एज वेल एज कॉम्पिटिशन्स है वो ऑर्गेनाइज कराए हैं रेगुलर इंटरवल पर। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो हमारा सेशन है टेक्निकल सेशन वो कंटिन्यू करें। बिफोर कंटिन्यूइंग विथ आवर टेक्निकल सेशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि अपना माइक आप म्यूट रखें जब क्वेश्चन आंसर सेशन हो, और जब आपका माइक की जरूरत ना हो तभी आपका माइक म्यूट रखिए, और जब भी जरूरत हो तभी आप माइक अनम्यूट करके बात करिए। जो ऑनलाइन सेशन के डेकोरम है वो मेंटेन करेंगे तो हम अच्छे से सेशन अटेंड कर पाएंगे। विद दिस नोट again I would like to welcome our today's expert Dr. Ankur Singh Saini. Welcome sir. Thank you so much sir. Thank you. It's been always my pleasure to be invited as a speaker and to speak about the topic which is related to the sports training and the periodizations, because I always love to be a part of this training programs and all. That's my core interest area. है ना। हम बेसिकली क्या है जो इस लेक्चर को जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए I'll change my mood from English to Hindi sometimes, right? तो मैं ज्यादातर जो चीजें हैं जो आज की जो चीजें हैं हमारी वो उसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को बच्चों को वो जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो बेसिकली हमारे टीचर्स जो फैकल्टी अटैच हुए हैं उनके तक जो एक्चुअली हम पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचे। So thank you so much for inviting me, sir, and I'll start my presentation. Great. Is this visible to all? आपको दिखाई दे रहा है शायद? Yes sir, it is clearly visible. Okay. So guys, आज जो हम टॉपिक है हमारा वो बहुत ही जनरल टॉपिक है, बट इस जनरल टॉपिक में जो सिनेरियो है वो आज नहीं, वो हर रोज हर घंटे के हिसाब से चेंज हो रहा है। ट्रेनिंग which we used to do has changed a lot. और ऐसा नहीं है कि आप जो आज ट्रेनिंग कर रहे हैं वो आपके आने वाले स्टूडेंट्स भी वही करें और उसके आने वाले स्टूडेंट्स भी वही करें, बिकॉज ट्रेनिंग एक ऐसा कॉम्बिनेशन है
जिसमें वेरी फ्रैक्शंस के साथ, मतलब चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ, जैसे जैसे डे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारे दिन बदल रहे हैं, वैसे वैसे ट्रेनिंग चेंज हो रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन कि हमारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कंटिन्यूसली ब्रेक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड पे जो रुक गए हों, आज हमारी ट्रेनिंग जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो जितना हमारा ट्रेनिंग में मैनिपुलेशन आएगा, जितना हमारा ट्रेनिंग में फ्लक्चुएशन आएगा, उतना ही ज्यादा हमारे जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ने के चांसेस होंगे। एंड दिस इज व्हाई आई सेड वो जर्नल कॉन्सेप्ट है, राइट, बट द जर्नल कॉन्सेप्ट चेंज एवरी डे। तो हमें जो है लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं, लेटेस्ट जो मार्केट में है, लेटेस्ट जो ट्रेनिंग मेथड्स यूज हो रहे हैं, उसके बारे में एटलीस्ट कुछ जानना है, कुछ पता करना है। तो बेसिकली जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आज से नहीं है। हमारे चाहे हम हिस्ट्री में उठा लें, चाहे हम जो नॉट अबाउट पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स, बट अगर हम आर्मी में बात करें या मिलिट्री में बात करें, या उससे पहले कोई अगर इंसेस्टर्स की बात करें, या आर्यो जो आए, सिकंदर आया, पोरस आया, और XYZ जितने भी हम एम्पायर्स का नाम जानते हैं, चाहे वो मुगल एम्पायर्स हो, चाहे ये ब्रिटिशर्स हो, कोई भी हमारे पास आए, सबने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अपनाई, कोई ना कोई ट्रेनिंग अपनाई, है ना, ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क में बहुत अच्छे से अचीव कर पाए। एंड दैट्स वेयर कि वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था फिजिकल एबिलिटी। हर एक आदमी को, चाहे वो घुड़सवारी करनी हो, चाहे वो फेंसिंग करनी हो, चाहे उसको तलवारबाजी करनी हो, चाहे वो भाला फेंकना हो, चाहे वो ढाल उठानी हो, तो देयर आर सम फिजिकल कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड। तो वहां से ही हमारी जो शुरुआत है इस ट्रेनिंग की, जो फिजिकल ट्रेनिंग जो हम कहते हैं, जिसको हमने स्टार्ट किया था, तो हम पूरे एंशिएंट टाइम से ही हम इसको इंपॉर्टेंस देते आए हैं। चाहे हम मतलब कितना भी पुराना इतिहास क्यों ना उठा लें, हमारे को जो फिजिकल ट्रेनिंग के जो अवशेष हैं वो हमें मिलते ही आए हैं, चाहे वो पिक्चोरल हो, है ना, पिक्चर्स से हमें दिखे, चाहे वो गुफाओं की पेंटिंग्स हो, वहां पे भी हमें ऐसा क्लियरली वहां से मेंशन्ड है कि भाई फिजिकल जो ट्रेनिंग है, हमारा जो शरीर से रिलेटेड जो कोई भी एफर्ट्स व्यायाम है, वो हमारा हमेशा से सोसाइटी की प्रायोरिटी रही है। अब इसको हम ट्रेनिंग में कैसे लें? तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है ट्रेनिंग का? हम ट्रेनिंग किसे कहते हैं कि कोई भी टास्क के लिए तैयारी करें। ठीक है, आज आपका मैथ का टेस्ट है और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो, वो उसकी ट्रेनिंग, प्रिपरेशन। आज आपको किसी रेस के लिए तैयारी करनी है ना, आपको कल मंडे को एक साइकिलिंग कंपटीशन है और आप पिछले 1 साल से उस साइकिलिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, दैट तैयारी इटसेल्फ अ प्रोसेस। और प्रोसेस क्या है? वो एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्रोसेस है। किसको? कि आज जो जिस दिन हमारा कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन के दिन जो है वो मेरी परफॉर्मेंस जो है अच्छी आनी चाहिए। बस सिंपल सी भाषा में इसी को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, है ना, जहां ट्रेनिंग आ गया, द वर्ड ट्रेनिंग अटैच, दैट मीन्स तो प्रोसेस है ना, वहां पे प्रोसेस एक ऐड हो जाएगा, द वर्ड प्रोसेस। ठीक है, और अब प्रोसेस कैसा है भाई? अर्लियर टाइम पे तो हम बात करें कि प्रोसेस तो बस हम ट्रेनिंग करते थे, है ना, बट वहां पे भी कुछ सिस्टमैटिक तरीके फॉलो किए जाते थे कि भाई वार्म अप होगा, कूल डाउन होगा, या मेन पार्ट होगा, या मेन वर्कआउट होगा। ठीक है, ऐसे ही उस टाइम से ही लेके आज भी हम ऐसा ही कोई साइंटिफिक अब कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं, बट आज 21st सेंचुरी साइंस का जमाना है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे साइंसेस हैं जिनकी मदद से हम इस ट्रेनिंग प्रोसेस को एक सिस्टमेटाइज प्रोसेस बना सकते हैं, इफेक्टिव प्रोसेस बना सकते हैं। और बहुत सारे जो साइंसेस हैं हम उनको अटैच करके इस प्रोसेस में, जो कि हमारा क्या है, एथलीट की परफॉर्मेंस को हाईएस्ट लेवल पे ले जाने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्लान्स एंड डिफरेंट विद साइंसेस। तो अगर हम अलग अलग ट्रेनिंग प्लान, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्लान का यूज करेंगे और अलग अलग साइंसेस का यूज करेंगे इसी ट्रेनिंग प्रोसेस को अच्छा करने के लिए, तो डेफिनेटली हम जो हमारा ट्रेनिंग है, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, वो स्पोर्ट्समैन को हाईएस्ट लेवल पे ले जाने में इफेक्टिव होगी। अब खाली स्पोर्ट्स ट्रेनिंग तो हम बात नहीं कर सकते भाई। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर हमने अलाइड साइंसेस की बात की, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई खाली स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो कौन कौन सी ऐसी साइंसेस हैं
जो भाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे इस ट्रेनिंग प्रोसेस से अटैच है, राइट। फर्स्ट वी स्टार्ट करें, अगर एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोमेकेनिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, टेस्ट एंड मेजरमेंट है, स्पोर्ट्स मेडिसिन, साइकोलॉजी, मोटर लर्निंग, पेडागोगी, न्यूट्रिशन, हिस्ट्री ऑफ द प्लेयर, सोशियोलॉजी, है ना, उसका सामाजिक कैसा है, these all are the sciences which are directly attached to the training, है ना। इनमें से कोई भी एक चीज ऊपर नीचे होती है तो हमारी ट्रेनिंग पे इफेक्ट आ सकता है। तो हम इस प्रोसेस को अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें इन सारे साइंसेस को समझना होगा। अगर हम नहीं समझ सकते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें इन साइंसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी ट्रेनिंग को इंप्रूव करने के लिए। ओनली सिंगल कि आप ग्राउंड में जाओ, रोज वर्कआउट कराओ और आप उम्मीद करो कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल खेल जाएगा, तो पॉसिबल नहीं। इसीलिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो महत्व है हमें समझना होगा कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं, अलग अलग जो एरिया जो है, इनको भी हमें इसके साथ अटैच करना होगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके ना, कि मल्टीलेटरल फिजिकल डेवलपमेंट करना। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इट्स नॉट अबाउट कि आपको एक एथलीट बनाना है तो एथलीट ही बना दो उसको। आपको मल्टीलेटरल फिजिकल डेवलपमेंट करना मींस कि आपको ऐसा नहीं है कि एक ही मसल, एक ही ट्रेनिंग, एक ही मूवमेंट पे काम करना है। आपको मल्टीलेटरल फिजिकल डेवलपमेंट करना मतलब बहुत सारे गेम्स में इन्वॉल्व होने वाले मसल्स पे, मूवमेंट्स पे, स्किल्स पे काम करना है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में या मूवमेंट के बारे में या मसल के बारे में आप ट्रेन करें। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिजिकल मूवमेंट, अब आपका दूसरा काम ये है कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिजिकल मूवमेंट लेके आए हैं आप, कि आपके जो स्पोर्ट्स में रिक्वायर्ड है उन मूवमेंट्स पे आप काम करें। टेक्निकल स्किल, कि आपकी स्पोर्ट्स में जो स्किल जो इन्वॉल्व हो रही है उसको टेक्निकली इंप्रूव करें। टैक्टिकल एबिलिटी, कि कितना टैक्टिस इन्वॉल्व है ताकि उसको भी इंप्रूव करके परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। साइकोलॉजिकल फैक्टर, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हमें पता ही है सबको कि साइकोलॉजिकल फैक्टर जो ट्रेनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, एक इसका एक अलग ही महत्व है हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर। हेल्थ एंड मेंटेनेंस, की हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने का काम भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का है। स्पोर्ट्स इंजरी रेजिस्टेंस की मतलब हमें इंजरी से प्रिवेंट करने में भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक काम है। एंड थियोरेटिकल नॉलेज, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके प्लेयर को सिर्फ आप गेम का नॉलेज देते रहे और उसको थियोरेटिकली कुछ भी पता ना हो, है ना। इफ यू टॉक अबाउट वन प्लेयर और वन एजुकेटेड प्लेयर, देयर इज अ डिफरेंस, है ना। अगर आप एक पढ़े लिखे प्लेयर और एक प्लेयर से बात करेंगे तो पढ़ा लिखा प्लेयर, देयर विल बी अ डिफरेंस, है ना। उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा कि उसको जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की नॉलेज होगी वो उसको प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से अप्लाई कर सकता है। ये तो है बेसिक हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक। अब इसके अलावा हमारा एक टॉपिक है आज जो पीरियडाइजेशन, जो इसी से रिलेटेड, क्योंकि अगर हम बात करें कि इन सारी चीजों को एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को सिस्टमेटिक प्लान में कन्वर्ट करना, तो मैं आपको बताता हूँ गाइस, देयर आर न्यूमरस एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे कोच को नॉलेज तो बहुत है पर उस नॉलेज को उसको सही तरीके से रखना नहीं आया, जिसकी वजह से प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने उस ट्रेनिंग साइकिल्स को, ट्रेनिंग प्लान्स को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखा तो डेफिनेटली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होने वाली है। हो सकता है आप बहुत अच्छे कोच हो पर अगर आप उस सारी नॉलेज को एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रख पाए तो आपकी प्लेयर की परफॉर्मेंस हो 90% या 100% आई कैन से कि वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे अचीव नहीं करेगा। तो एक थोड़ा सा भारी सी डेफिनेशन है ना, बट इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। तो पीरियडाइजेशन एक हमारा एक टर्म आता है पीरियडाइजेशन। तो पीरियडाइजेशन एक वर्ड है जो आज से नहीं, है ना, ऑलमोस्ट हमारे अगर हिस्ट्री में बात करें तो ऑलमोस्ट 1960s में सबसे पहले 60 और 57 के आसपास ये सबसे पहले जो यूज किया गया था कि पीरियडाइजेशन एक टर्म थी कि इस कॉन्सेप्ट को लाया जाए और अलग अलग ट्रेनिंग फेजेस को बनाया जाए ताकि जो कंपटीशन के टाइम पे जो है प्लेयर का एक अचीवमेंट आ सके, हाईएस्ट परफॉर्मेंस और हाईएस्ट अचीवमेंट आ सके। तो इसी के साथ एक पीरियडाइजेशन एक टर्म जो आज ये पीरियडाइजेशन टर्म इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस में है कि अगर आप टॉपिक में बात करेंगे कि स्पीड की बात करूं तो वहां पर भी पीरियडाइजेशन है,
न्यूट्रिशन की बात करोगे तो वहां पे भी पीरियोडाइजेशन है, स्ट्रेंथ की बात करोगे वहां पे भी पीरियोडाइजेशन है, इंड्योरेंस की बात करोगे वहां पे पीरियोडाइजेशन है, एजिलिटी की बात करोगे वहां पे पीरियोडाइजेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करोगे उसका भी पीरियोडाइजेशन है। तो पीरियोडाइजेशन का मतलब क्या है, मतलब पीरियोडाइजेशन क्यों जरूरी है, क्या है ये पीरियोडाइजेशन, इतनी जगह पे आया। हर एक एलिमेंट, आपने चाहे वो स्पीड की बात की हो, चाहे वो आपने इंड्योरेंस की बात की हो, चाहे आपने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की हो, चाहे वो स्ट्रेजिलिटी की बात की हो, है ना, XYZ जो भी आप मोटर एबिलिटीज को जानते हैं, आप उन सभी का पीरियोडाइजेशन कर सकते हैं। इवन आप जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है उसका पीरियोडाइजेशन कर सकते हैं, आप न्यूट्रिशन का पीरियोडाइजेशन कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया। तो ये सभी चीजों का पीरियोडाइजेशन होने लगा। रुमाल चलाओ। गाइस आवाज आ रही है तो प्लीज अपना माइक जो है वो म्यूट रखें तो विल बी गुड, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा। जो भी है प्लीज माइक अपना म्यूट कर लें। हेलो, जेठा सर किसी का माइक जो है वो ऑन है शायद, आवाज आ रहा है। जी सर। थैंक यू। ओके, सो पीरियोडाइजेशन क्या है कि भाई जितने भी हमने ये सेगमेंट बनाए, पहले तो हमारे पास जितना भी एक टाइम फ्रेम है, जितना भी एक कंपटीशन के लिए टाइम फ्रेम है, उसको अलग अलग सेगमेंट्स में बांट लो, एक सीक्वेंस बना लो और उसको सिस्टमेटिक तरीके से वहां पे रखो, ताकि हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन हमारी बॉडी का वो बेस्ट हो सके, और उसकी वजह से जब हम चाहते हैं तब हमारा जो परफॉर्मेंस है वो आ सके। ठीक है, यही पीरियोडाइजेशन है। मतलब क्या है, आपके पास जितना भी समय अवेलेबल है किसी भी टूर्नामेंट को खेलने का, समय को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करो कि भाई मैं किस मोटर एबिलिटी को, किस पैरामीटर को कितना समय देना चाहता हूं ताकि वो बेस्ट पॉसिबल तरीके में डेवलप हो सके और मेरी जो बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो आ सके। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास 1 साल है तो 1 साल में इंड्योरेंस भी लगा दूं, या 1 साल मेरे पास स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ भी लगा दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए तो हमारे पास अवेलेबल जो टाइम है, जो हमारे पास समय है अवेलेबल, उस समय को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, जिसको हम सिंपल टर्म्स में पीरियोडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ताकि उसको सिस्टमेटिक तरीके से बांटने के बाद जिस भी मोटर कंपोनेंट को हमें डेवलप करना है हम उसको डेवलप करें और उसके बेस्ट फिजियोलॉजिकल एडaptation हमारी बॉडी में लेके आ सकें, चेंजेस लेके आ सकें, ताकि हमारी परफॉर्मेंस जो है बढ़ सके। सर पीछे से बहुत आवाज आ रही है। प्रशांत जी और स्वप्निल जी अपना माइक म्यूट करिए प्लीज। स्वप्निल जी, स्वप्निल जी आपको आवाज आ रही है मेरी तो अपना माइक म्यूट करिए। स्वप्निल, क्या आप कुरेलिया, ग्रेट, थैंक यू। ओके, तो ये था हमारा एक पीरियोडाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इसको थोड़ा सा और सिंपल टर्म में समझना चाहें तो एक सिस्टमेटिक प्लान है किसी भी एथलीट के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स भी है इसका कि इसका एम क्या होता है कि आपके बेस्ट कंपटीशन ईयर के अंदर जो आपका बेस्ट कंपटीशन है उसी के अंदर आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस को लेके आना। और ये क्या करता है, इन्वॉल्व्स प्रोग्रेसिव साइक्लिंग ऑफ वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ ए स्पेसिफिक। आपको जो है वेरियस साइकिल्स को फॉलो करते हुए एक प्रोग्रेसिवली ट्रेनिंग प्लान बनाना होता है ताकि आप इस प्लान का यूज कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है पीरियोडाइजेशन। अब हम समझते हैं कि कितने तरह के पीरियोडाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पीरियोडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोड प्रोग्रेशन, अगर लोड प्रोग्रेशन की बात करें, ठीक है, अगर आप लोड बढ़ाने के तरीके पे बात करें तो पीरियोडाइजेशन हम देखेंगे तो 2 तरह के हैं। एक हमारा है लीनियर पीरियोडाइजेशन, एक है हमारा नॉन लीनियर पीरियोडाइजेशन या अंडुलेटिंग पीरियोडाइजेशन। ये दोनों टर्म भी आजकल आपको पीरियोडाइजेशन से रिलेटेड
मिलेंगे डेफिनेटली, बहुत जगह पे ऐसे पीरियोडाइजेशन के टर्म जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। लीनियर पीरियोडाइजेशन का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी पीरियोडाइजेशन के अंदर एनुअली जो लोड है वो प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे जो वॉल्यूम और इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे आप बढ़ाते रहें, ठीक है, धीरे धीरे आप बढ़ाएं, और जब कंपटीशन आए तो धीरे धीरे आप वॉल्यूम जो है कम कर दें और इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए ले जाएं। इस तरह का लीनियर पीरियोडाइजेशन ज्यादातर बिगिनर्स के साथ या इंटरमीडिएट एथलीट के साथ यूज किया जाता है, जहां पे हमें एथलीट को 1 या 2 मेजर कंपटीशन खिलाने होते हैं और उसका जो लोड है, जो उसका वॉल्यूम है, जो हमारा इंटेंसिटी है उसका, वो धीरे धीरे हमें हाई अमाउंट पे ले आना, बिग वॉल्यूम ले जाना पड़ता है, और इंटेंसिटी जो है अभी इतनी ज्यादा नहीं होती है, और इसको हमें प्रोग्रेसिवली बढ़ाना पड़ता है ताकि उसका एडेप्टेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। उसको हम बोलेंगे लीनियर पीरियोडाइजेशन। इसमें जनरल फेजेस जो होते हैं, इसके अभी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो वहां पे क्या है कि उसका जो जैसे एक साइकिल्स जो है, डिफरेंट साइकिल्स में हम पढ़ेंगे, तो वहां पे जो लोड जो है वो धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और प्रोग्रेसिव वे में बढ़ता ही रहता है टिल योर कॉम्पिटिशंस अराइव। तो कॉम्पिटिशंस तक वो लोड बढ़ाया जाता है, आइदर वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो और आइदर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। पहले वो शुरू में वॉल्यूम बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे उसके साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, बाद में धीरे धीरे वॉल्यूम कम करते हैं पर इंटेंसिटी बढ़ाते हुए चले जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं लीनियर पीरियोडाइजेशन। नॉन लीनियर पीरियोडाइजेशन या अंडुलेटिंग पीरियोडाइजेशन किसे कहते हैं कि जब हम हमारा एडवांस एथलीट एक वीक में, एक मंथ में, एक ईयर में मल्टीपल टूर्नामेंट्स खेलता है, ठीक है। अब एक वीक में बैक टू बैक टूर्नामेंट्स है, ठीक है। आज टूर्नामेंट से 7 दिन के बाद फिर टूर्नामेंट है, 15 दिन के बाद फिर टूर्नामेंट है, 20 दिन के बाद फिर टूर्नामेंट है। तो वहां पे हम नॉन लीनियर या अंडुलेटिंग पीरियोडाइजेशन यूज करते हैं। उसमें क्या है, लोड क्या है, फ्लक्चुएट करता है एक वीक के साइकिल के अंदर भी। हो सकता है कि आप मंडे को जो है हैवी लोड ले रहे हो और वेंसडे को जो है 70% और आप थर्सडे को जो है 60% पे आए, और सैटरडे को गेम खेलने से पहले आप 40% पे रिकवरी डाल के आप संडे को दोबारा से टूर्नामेंट खेल रहे हो, राइट। अब आपने टूर्नामेंट से रिकवरी की, नेक्स्ट 2 दिन के बाद आपने फिर से एक हैवी लोड लिया, फिर एक रिकवरी दी, एक पावर का सेशन किया, और फिर से आप एक लो रिकवरी सेशन करके आप दोबारा से टूर्नामेंट खेल सकते हैं। तो इसमें अंडुलेटिंग क्यों बोलते हैं, नॉन लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लोड जो है वो ऊपर नीचे ऐसा एक बार हाई एक बार लो, एक बार हाई एक बार लो, एक बार हाई एक बार लो, ऐसा होता रहता है, ताकि जो उसका मेंटेनेंस है जो एडवांस एथलीट का वो चलता रहे। तो अगर आप एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल के एथलीट की बात कर रहे हैं, तो समटाइम्स आपको नॉन लीनियर पीरियोडाइजेशन भी फॉलो करने पड़ते हैं या अंडुलेटिंग पीरियोडाइजेशन भी फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम पीक परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें कि अगर मुझे जो परफॉर्मेंस है वो पीक परफॉर्मेंस कब लेके आएंगे, तो अगर पीक परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो हम इनको 4 साइकिल्स में बांट देते हैं। पहला है मोनोसाइकिल, राइट। पहला है हमारा मोनोसाइकिल, मतलब एक कंपटीशन, एक वीक, एक साल में एक बार ही पीक परफॉर्मेंस पे आना। बाईसाइकिल मींस 2 पीक, तो साल भर में 2 बार पीक परफॉर्मेंस पे आना। ट्राईसाइकिल का मतलब है 3 पीक या एक साल में 3 मेजर टूर्नामेंट खेल के 3 बार पीक परफॉर्मेंस पे आना। और एक आता है इसके बाद हमारा मल्टी पीक, जिसका मतलब क्या है कि 3 से ज्यादा बार हमें साल के अंदर अपनी पीक परफॉर्मेंस को मेंटेन करना। इसका मतलब क्या है, जो एडवांस लेवल के टेनिस प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो ज्यादातर मल्टी पीक काइंड ऑफ जो ट्रेनिंग है वो ये वाला पैटर्न जो है वो यूज करते हैं। तो समझ में आया, मोनो मतलब एक, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 एंड मल्टी मतलब 3 से ज्यादा बार। परफॉर्मेंस के आधार पे है, तो परफॉर्मेंस का मतलब है कि मोनो मतलब एक बार साल में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आना, बाई मतलब साल में 2 बार लेके आना, ट्राई मतलब साल में 3 बार लेके आना, और मल्टी मतलब साल में 3 से ज्यादा बार पीक परफॉर्मेंस को लेके आना, राइट। अब इन्हीं पीरियोडाइजेशन के अंदर अगर हम डिफरेंट साइकिल्स की बात करें, राइट,
तो आई थिंक ये थोड़ा सा छोटा है, बट मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा है टेबल का, राइट। तो ये जो साइकिल्स हैं हर एक पीरियोडाइजेशन के अंदर, चाहे वो एक पीक हो, मोनोसाइकिल हो, बाईसाइकिल हो, ट्राईसाइकिल हो या मल्टी पीक साइकिल हो, तो हर एक साइकिल के अंदर ये जो एनुअल प्लान है, मैक्रो साइकिल, मीसो साइकिल, ट्रेनिंग सेशन और ट्रेनिंग डे और ट्रेनिंग सेशन, राइट। तो ये पर्टिकुलरली जो प्लान्स हैं वो फॉलो होते हैं, राइट। मल्टी ईयर्स प्लान 2 से 4 साल का हो सकता है, एनुअल प्लान 1 साल का होता है, मैक्रो साइकिल सेवरल मंथ्स टू ईयर तक, लाइक फ्यू मंथ्स टू ईयर हो सकता है, 1 ईयर, लाइक 3 मंथ्स की मैक्रो साइकिल हो सकती है। मेसो साइकिल जो है वीकली साइकिल रहती है, सो 2 वीक से लेकर 6 वीक तक हो सकती है। ट्रेनिंग डेज जो है 1 डे, लाइक एक डे को कहते हैं जिसमें हम डिफरेंट सेशंस बांटते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, जो कि एक पर्टिकुलर माइक्रो साइकिल के अंदर आते हैं। ट्रेनिंग सेशंस कितना होता है? फ्रॉम सेवरल आवर्स, लाइक 2 आवर्स से 3 आवर्स। तो हर एक चीज का प्लानिंग जो है वो पीरियडाइजेशन की साइकिल्स के अंदर चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक साइकिल बनाई और उसको छोड़ दिया, बाकी सेशन तो बोला सर हम बना लेंगे। From your session plan, it will follow up to your annual plan to 4-year plan. अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव करना चाहते हैं तो आपका एक सेशन भी आपके एनुअल प्लान में और या मल्टी ईयर प्लान में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, डेफिनेटली कर रहा होगा। तो आपको ये समझना है कि आज आपका जो सेशन है ट्रेनिंग का, वो कहीं ना कहीं आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि 6 महीने के बाद मुझे कंपटीशन खेलना है और उसमें मुझे ये टेक्निक इंप्रूव करनी है, ये एस्पेक्ट इंप्रूव करने हैं, उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपने ये सेशन रखा है तो आपको जस्टिफिकेशन देना चाहिए कि ये सेशन जो है वो आज क्यों रखा गया है और इसका यूज क्या होगा और कैसे ये मेरे आने वाले कंपटीशन में परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, और मुझे आज भी रखना जरूरी था। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास हैं सेशंस बनाने से पहले, तो आप, इसका मतलब कि आपका जो ट्रेनिंग साइकिल है वो सिस्टमेटाइज्ड है और चांसेस हैं कि आपके परफॉर्मेंस के अच्छे आने, राइट। Alright. So before going further, मैं एक जो इससे पीरियडाइजेशन से रिलेटेड जो हमारी एक थ्योरी है, जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम जो है, एक मैं उसको भी आप लोगों को एक बार जो है दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको समझ में आता है कि जो हम ट्रेनिंग है, जो पीरियडाइजेशन है, वहां पे किस चीज का हमें सबसे बेस्ट जो है जो एग्जांपल ले लो या एडवांटेज ले लो मिल सकता है, वो हमारी जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम है। ये स्लाइड विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो गाइस, एक जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम है, ये एक थ्योरी है जहां पे हमारे बॉडी जो किसी भी स्ट्रेस को कैसे एक्युमुलेट, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, राइट। जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम की एक थ्योरी है, ये कहती है कि हमारा बॉडी में अगर कोई स्ट्रेस दिया गया तो हमारी बॉडी उस स्ट्रेस को, मतलब स्ट्रेस मतलब ट्रेनिंग लोड दिया गया, कोई वर्कआउट दिया गया, तो उस वर्कआउट को कैसे रिस्पॉन्स करती है, राइट। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहीं पे हमारा जो सुपर कंपनसेशन का जो सिद्धांत है वो यहां पे ही आया है, यहां से ही लिया गया है, राइट। अगर सबसे पहले देखेंगे आप तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये हमारी जो है प्रीवियस अभी करंट की परफॉर्मेंस है। यहाँ पे जहां पे हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की, यहाँ पे हमने लोड देना स्टार्ट किया, जैसे ही आपने लोड दिया तो पहला फेज स्टार्ट हुआ इस थ्योरी के हिसाब से। जैसे ही स्ट्रेस दिया बॉडी पे, तो इनिशियल फेज ऑफ द ट्रेनिंग व्हेन स्टिमुलस इज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड, अलार्मिंग फेज, इसको कहते हैं अलार्मिंग फेज। हमारी बॉडी क्या करती है, अलार्मिंग फेज में आ जाती है और अपनी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है। किसकी वजह से? फटीग की वजह से, राइट। फिर आता है हमारा दूसरा फेज,
जब हमारी बॉडी रेजिस्टेंस करती है, अब हमने लोड दे दिया, अगर हम प्रॉपर रिकवरी देते हैं तो बॉडी क्या करती है, अब उसको जो हमने जो स्ट्रेस दिया था उसके अगेंस्ट में बॉडी क्या है, अपना रेजिस्टेंस पैदा करती है और अपनी बॉडी जो है उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में अडेप्टेशन लेके आती है कि भाई अगली बार अगर ऐसा कोई लोड, ऐसा कोई स्ट्रेस आया तो हमारी बॉडी जो है इस स्ट्रेस को ज्यादा अच्छे से टैकल कर पाएगी। तो सेकंड कौन सा आया, रेजिस्टेंस फेज। पहला था अलार्मिंग फेज, दूसरा रेजिस्टेंस फेज, जब हमारी परफॉर्मेंस है वापस बेस लाइन की तरफ चल पड़ती है और वो बेस भी ऊपर निकल जाती है, वो बेस लाइन से भी ऊपर निकल जाती है, जो हमारा थर्ड फेज आता है जिसको हम बोलते हैं सुपर कंपनसेशन फेज। A new level of performance capacity that had occurred, एक नया लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी बन जाता है जिसको हम सुपर कंपनसेशन कहते हैं, जो कि हमारे प्रीवियस ट्रेनिंग लेवल से बड़ा हुआ लेवल होता है, ठीक है। और अगर हमने ये रेजिस्टेंस फेज को नहीं आने दिया और अलार्मिंग फेज के साथ साथ ही हमने क्या किया, दोबारा से लोड दे दिया, दोबारा और ज्यादा स्ट्रेस दे दिया, तो हम किस फेज में चले जाते हैं, ओवर ट्रेनिंग। तो इसीलिए कहते हैं कि तो रेस्ट मतलब लोड और रिकवरी, अगर इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा ट्रेनिंग वर्कआउट में, चाहे वो पर डे सेशन हो, चाहे वो वीकली सेशन हो, चाहे वो माइक्रो साइकिल हो, चाहे वो मीजो साइकिल हो, चाहे वो आपका मैक्रो साइकिल हो, चाहे वो एनुअल साइकिल हो, तो किसी भी साइकिल में हो आप, बेसिक छोटे से लेके बड़ी से बड़ी साइकिल में भी आपको इस जो ये जो थ्योरी है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम की, जो सुपर कंपनसेशन की थ्योरी है, ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपका रिकवरी और लोड जो है बराबर कॉम्बिनेशन में है, तभी आप ये सुपर कंपनसेशन के फेज में आ सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू बढ़ा सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपने पहला स्ट्रेस दिया और यहाँ पे आप नया स्ट्रेस वापस से दे सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को वापस से बढ़ा सकते हैं, राइट। दिस इज बेसलाइन परफॉर्मेंस और ये आपकी न्यू बेसलाइन परफॉर्मेंस है। तो ये है हमारा सुपर कंपनसेशन का सिद्धांत, राइट। ये हमारा सुपर कंपनसेशन का सिद्धांत। अगर ये जिसको समझ में आ गया तो आप इस ट्रेनिंग लोड और रिकवरी के फॉर्मूला को अपने वीकली माइक्रो साइकिल, मेसो साइकिल में यूज करते हुए अपनी एनुअल साइकिल को बनाइए और डेफिनेटली आप जितनी बार सुपर कंपनसेशन को यूटिलाइज करेंगे आप उतनी बार अच्छे परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे। और कंटिन्यूस लोड देते रहे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो गिर जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग साइकिल है, हमने जो पीरियडाइजेशन की बात की, हमने जो ट्रेनिंग साइकिल्स की बात की, राइट, वो पीरियडाइजेशन कैसे सक्सेसफुल बना सकता है हमारे एथलीट को, कि भाई हमारी जो परफॉर्मेंस है कैसी होनी चाहिए, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट होना चाहिए, कितने साल के लिए, बेसिक 4 साल के लिए, राइट। तो नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए हमारा इंटरमीडिएट ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है और एडवांस लेवल पे हमें नेक्स्ट 4 इयर्स जो है हमें एडवांस लेवल पे बिताने हैं, ठीक है। अगर साल के प्लान को ले लें, क्वाड्रिलेटरल प्लान बोलते हैं। अगर 1 साल को प्लान को ले लें तो एनुअल प्लान बोलते हैं, जिसको मैक्रो साइकिल्स बोलते हैं। 3 मंथ्स टू 1 ईयर की हो सकती है। इसके अंदर जो है हमारी मीजो साइकिल्स हो सकती है, जो 2 वीक से लेकर 3 मंथ्स की हो सकती है, और माइक्रो साइकिल है जो 3 to 7 डेज की हो सकती है। और माइक्रो साइकिल के अंदर भी हमारा ट्रेनिंग डे प्लान आता है और सेशन प्लान आता है। तो मैक्रो साइकिल को देख लेते हैं। अभी हमने बात किया था पीक्स के बारे में, तो अगर पीक्स ज्यादा है, 3 पीक है, ट्राई साइकिल है तो 3 मैक्रो साइकिल बनेगी, 2 पीक है तो 2 मैक्रो साइकिल बनेगी, और अगर एक सिंगल पीक है तो 1 मैक्रो साइकिल, और इससे ज्यादा है तो मल्टी पीक मैक्रो साइकिल बनेगी। मैक्रो साइकिल के अंदर हमारी मेसो साइकिल्स आती हैं, राइट। 1 2 3 4 5 मेसो साइकिल्स, ये वीकली साइकिल्स भी बोलते हैं इनको। तो डिफरेंट जितनी मैक्रो साइकिल होंगी उस हिसाब से हमारी मेसो साइकिल्स बनेंगी।
मेसोसाइकिल के अंदर कौन सी आएंगी हमारी, माइक्रोसाइकिल आएंगी। माइक्रोसाइकिल 1 2 3 4 5 6 ऐसे वीक की साइकिल भी बोलते हैं हम इनको। डेज साइकिल जो 3 दिन से लेके 10 दिन तक हो सकती हैं। अगर है टू कंस्ट्रक्शन पीरियडाइजेशन अगर एथलीट, कि भाई अगर आप करना है एथलीट का, तो आपको समझना होगा कि जो जो एथलीट है आपके गेम की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का आपका गेम है, किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको जो ट्रेनिंग प्लान है, जो पीरियडाइजेशन है वो बनाना। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना होगा, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, बायोलॉजिकल एज क्या है, ट्रेनिंग एज कितना है उसका, वर्कआउट बनाते टाइम जो हमारा प्लान है, जो पीरियडाइजेशन बनाना है उसको बनाने के लिए हमारे पास ये सारी चीजें, ट्रेनिंग हिस्ट्री, हेल्थ स्टेटस, फिटनेस स्टेटस, स्ट्रेस एंड रिकवरी रेट क्या है उसका, और जेंडर, ये इन सारे पैरामीटर्स की जानकारी जो है हमारे पास एडवांस में होनी चाहिए अगर हम किसी भी एथलीट का पीरियडाइजेशन बनाना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें पीरियडाइजेशन की, तो कुछ जैसे अगर हमने पीरियड्स की बात की, तो अगर हम इस पीरियड्स को, हमने शुरू में देखा था कि इन पीरियड्स को अगर अलग अलग भागों में बांट दें, तो अब उन भाग के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से वो भाग हैं जो हमारी ट्रेनिंग साइकिल्स के अंदर आते हैं। तो अगर हम एक मैक्रो साइकिल के अंदर ले लें, तो उसके अंदर कौन सी है हमारी, मेसोसाइकिल्स आ जाएंगी। मेसोसाइकिल्स के अंदर कौन सी आएंगी, माइक्रोसाइकिल्स आ जाएंगी। माइक्रोसाइकिल के अंदर जो फेजेस हैं, अब ये जो हमारे फेजेस हैं, अब इनको ध्यान से देखना है आपको कि हमारे जो 3 जो फेज हैं, आप चाहे वो मोनोसाइकिल में जाएं, चाहे वो आप बाईसाइकिल में जाएं, चाहे आप ट्राईसाइकिल में जाएं, आपके ये फेजेस जो हैं और इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज नहीं होगा। इनका ड्यूरेशन जो है फ्लक्चुएट कर सकता है, बट इनके ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होंगे। तो अगर एनुअल प्लान की बात करें जिसमें हमारे को कंपटीशन के अंदर एक बार पीक परफॉर्मेंस लेके आनी है, तो वहां पे हमारा पहला फेज जो है प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज और ट्रांजिशन फेज। ये ध्यान रखना है आपको कि भाई 3 फेज इंपॉर्टेंट है कि अगर पीरियडाइज करना है किसी भी ट्रेनिंग प्लान को, आपके पास 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, 10 महीने हैं, तो वो 10 महीने 3 फेजेस में डिवाइड होंगे, प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज और ट्रांजिशन फेज। टीपी मींस ट्रांजिशन फेज। प्रिपरेटरी फेज फर्दर डिवाइड होगा तो वो जनरल प्रिपरेटरी में होगा और स्पेशल, राइट। कंपटीशन फेज डिवाइड होगा जो प्री कंपटीशन में होगा और कॉम्पिटिटिव फेज के अंदर डिवाइड होगा। और कॉम्पिटिटिव फेज के अंदर एक फेज अभी और ऐड हुआ है, कौन सा है हमारा, अनलोडिंग फेज और टेपरिंग फेज, है ना सर। ये हेलो सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? ओके, किसी को भी नहीं हो रही? आ रही है पर मल्टीपल स्क्रीन आ रही है। ओके, मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ तो शायद। यस सर। नहीं होती सर। ये दिखाई दे रहा है? यस ओके सर। ये एनिमेशंस दिख रहे हैं? हाँ सर। यस सर। तो अगर मैंने कहा पीरियडाइजेशन, तो पीरियडाइजेशन का मतलब है पीरियड्स में बांटना अलग अलग, है ना। अब इन्हीं के अंदर जो है मेसोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल्स भी हैं, मैक्रोसाइकिल, मेसो और माइक्रो। तो पीरियड्स कौन से हैं हमारे पास, जो समय जो है जो हमने बांटा। अगर आपके पास एक टूर्नामेंट खेलना है, आपको साल भर में एक बार पीक परफॉर्मेंस लेके आनी है, तो हमने पूरे 10 महीने को, 8 महीने थे आपके पास, 8 महीने को, 4 महीने थे, 4 को, 6 को, जितने भी महीने आपके पास अवेलेबल थे, हमने उसको 3 फेजेस में बांटा। पहला था हमारा प्रिपरेटरी पीरियड, दूसरा था कॉम्पिटिटिव पीरियड और तीसरा था ट्रांजिशन, है ना। फेज भी बोल सकते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोलो, कॉम्पिटिटिव फेज बोलो। आपको इस समय को जो है वो बांटना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बांटा तो आपकी पीक परफॉर्मेंस एट द टाइम ऑफ कंपटीशन नहीं आएगी, राइट। फर्दर अगर मैं डिवाइड करूं प्रिपरेटरी, तो 2 तरह की प्रिपरेटरी होती हैं, एक जनरल प्रिपरेटरी होती है और एक स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज होता है।
अगर इन पीरियड्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, जनरल में क्या होता है, स्पेसिफिक में क्या होता है। प्री कंपटीशन फेज, कंपटीशन फेज, कंपटीशन फेज के अंदर एक फेज और ऐड हुआ है अभी जो हमें देखना चाहिए, वो है अनलोडिंग फेज और टेपरिंग फेज। ये अनलोडिंग फेज और टेपरिंग फेज कौन सा होता है? ये वो फेज है जिस टाइम पे हम अपने एथलीट्स को हेवीली लोड कम करके टेपर देते हैं और उसको फुल रिकवरी की तरफ लेके जाते हैं, ताकि वो साल का जो उसका जो बेस्ट टूर्नामेंट आने वाला है उस टूर्नामेंट के अंदर अपना पीक परफॉर्मेंस दे। इसके लिए हमें एक अनलोडिंग फेज और टेपरिंग फेज इसको बोलते हैं। हर एक टूर्नामेंट, हर एक गेम में ये आना जरूरी होता है, चाहे वो एथलेटिक्स ले लें, चाहे वो आप जूडो ले लें, चाहे आप स्विमिंग ले लें, चाहे वो आप हॉकी ले लें, खो खो ले लें, कबड्डी ले लें, कोई भी टीम गेम ले लें या फिर कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ले लें, तो हर एक जगह पे ये अनलोडिंग फेज और टेपरिंग फेज जो सब फेज है इसको आना जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज ट्रांजिशन फेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, हम इसको बहुत कैजुअली लेते हैं कि सर ट्रांजिशन फेज मतलब सर रिकवरी फेज है, रेस्ट फेज है, अपने 1 महीने का रेस्ट हो गया, 2 महीने का रेस्ट हो गया, चलो सर उसके बाद फिर से हम 8 महीने दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम इसके बारे में भी थोड़ा सा भी देखते हैं। तो अब जो मेन जो है कंटेंट हमारा, कि हम पहला देखते हैं जनरल प्रिपरेटरी फेज क्या है। जनरल प्रिपरेटरी फेज के कुछ जो पैरामीटर्स हैं, ये मैंने कहा ना कि कुछ जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो चेंज नहीं होते, चाहे आपका जनरल प्रिपरेटरी फेज साल में 2 बार क्यों ना है। उसका ड्यूरेशन जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, ड्यूरेशन कम ज्यादा हो सकता है, पर उसके ऑब्जेक्टिव नहीं बदलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जनरल प्रिपरेटरी फेज के अंदर आपको क्या करना है, आपको देखिए पहला सिंपल टर्म में लिख रहा है कि इंक्रीज वॉल्यूम, आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है वॉल्यूम को, रीचिंग टुवर्ड्स द हाई वॉल्यूम, और आपको हाई वॉल्यूम की तरफ इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना। इंटेंसिटी विल बी लो, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी लो ही रहेगी, पर आप प्रोग्रेसिव मैनर में धीरे धीरे इंटेंसिटी को भी बढ़ाएंगे। नो कंपटीशन, जनरल प्रिपरेटरी फेज में हम कोई कंपटीशन नहीं खेलते हैं। लेस टेक्निकल ट्रेनिंग, नो टेक्निकल। इसमें क्या जनरल प्रिपरेशन ज्यादा ऐड है, तो इसीलिए हम ज्यादातर टेक्निक भी बहुत ज्यादा इसमें सिखाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि बच्चे का अभी जो हमारा जो एथलीट है उसकी जो जनरल प्रिपरेशन भी अभी ठीक से नहीं। So when we start the general, तो जो टेक्निकल पार्ट है वो भी हम कम रखते हैं इस फेज के अंदर, और जो टेक्निकल पार्ट है वो तो बिल्कुल नहीं। इनिशियली लेस ट्रेनिंग सेशंस, हम ट्रेनिंग सेशन से शुरुआत करते हैं और बाद में धीरे धीरे नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस को भी हम बढ़ा सकते हैं। अभी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मोर जनरल एक्सरसाइजेस और बेसिक एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ पे हम काम करते हैं। राइट, जनरल प्रिपरेटरी फेज ये बेसिकली हमारा एक ऐसा फेज है जो कि हमारे दूसरे जो स्पेसिफिक फेज ले लो, है ना, आप चाहे स्पेसिफिक ले लो, प्री कंपटीशन ले लो, कंपटीशन ले लो, इन सभी के बेस को तैयार करने का काम कौन करता है? जनरल प्रिपरेटरी फेज। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ये काम आप किसी बिगिनर और इंटरमीडिएट के साथ कर रहे हो, नए एथलीट के साथ कर रहे हो, तो ये फेज जो है थोड़ा सा लंबा होगा। जनरल प्रिपरेटरी फेज कैसा होगा? ये कंपैरेटिवली एडवांस एथलीट के जो है वो लंबा होगा, क्योंकि हमें प्रिपरेशन की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा बड़ा बेस तैयार करना है। राइट, दूसरा, इसके अंदर आप जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, जो आपके बॉडी के सिस्टम के चेंजेस हैं, हम हमारे एनर्जी सिस्टम जो हमारे बॉडी सिस्टम जो है, मस्कुलर सिस्टम, एनर्जी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सारे सिस्टम के अडेप्टेशन के ऊपर काम करते हैं। राइट, हमारा ब्लड है, रेस्पिरेशन है, मसल्स हैं, बोन है, एवरीथिंग, इनके जितने भी अडेप्टेशन का काम होना है वो इस जनरल प्रिपरेटरी फेज में होता है। राइट, फिर आता है हमारा स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि भाई स्पेसिफिक, अगर पिछले जर्नल की कंपैरिजन में स्पेसिफिक की बात करेंगे तो मैं इन सिंपल टर्म्स में बोलूंगा कि भाई अब जो है आप अपने गेम स्पेसिफिक की तरफ बढ़ेंगे, कि आपके गेम में किस तरह की इंड्योरेंस रिक्वायर्ड है, आप वो डेवलप करिए। जनरल इंड्योरेंस कर ली तो आप टुवर्ड्स स्पेसिफिक इंड्योरेंस जाइए, जनरल स्ट्रेंथ डेवलप कर ली, टुवर्ड्स स्पेसिफिक स्ट्रेंथ की तरफ जाइए। आपने कोई टेक्निक सिखाना शुरू किया है तो आप उस टेक्निक को
और रेपिटेशन, ज्यादा से ज्यादा उसको रेपिटेशन दे ताकि उसके पास मास्टरी आ जाए उस टेक्निक के ऊपर। नंबर ऑफ रीडिंग सेशंस जो है वो आप अच्छे रखें तो ताकि आपका स्पेसिफिक अडेप्टेशन जो है वो ज्यादा अच्छा हो सके। और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का आप शुरुआत कर सकते हैं, मोर स्पेसिफिक एक्सरसाइज आप दे सकते हैं, राइट। आता है हमारा प्री कंपटीशन फेज। अब प्री कंपटीशन फेज में क्या करते हैं हम, अब स्पेसिफिक जो प्रिपरेटरी फेज है ये सेम वही पैटर्न फॉलो होगा। अगर बिगिनर्स हैं और इंटरमीडिएट है तो इसका फेज भी लंबा होगा, क्योंकि आपको बहुत सारा टेक्निक्स पे काम करना है, ट्रेनिंग पे काम करना है, तो ये फेज भी। और आपको जैसा कि पता है कि बिगिनर और इंटरमीडिएट को हम ज्यादा टूर्नामेंट भी नहीं खिलाते, तो अगर टूर्नामेंट एक ही खिलाना है और साल में टाइम जो है हमारे पास ज्यादा है तो स्पेसिफिकली इन दोनों फेजेस को हम ज्यादा से ज्यादा टाइम देना प्रेफर करते हैं। अगर एडवांस एथलीट है तो उसके टूर्नामेंट ज्यादा होंगे, टूर्नामेंट में ज्यादा वो काम करेगा, ज्यादा टूर्नामेंट खेलेगा, तो डेफिनेटली इन दोनों फेजेस का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब जो है इन फेजेस को ज्यादा टाइम देना है और कब इन फेजेस को कम टाइम देना है, राइट। इसके बाद आता है हमारा प्री कंपटीशन फेज। ये भी एक, अब हमारा कौन सा फेज चालू हो गया, ये हमारा स्टार्ट हो गया कॉम्पिटिटिव फेज। ये पूरा कौन सा स्टार्ट हुआ, हमारा कॉम्पिटिटिव फेज स्टार्ट हो गया। इसके अंदर कौन सा है, प्री कंपटीशन फेज। अब हमारा कौन सा आया, प्री कंपटीशन फेज आया। प्री कंपटीशन फेज के अंदर क्या हुआ, ग्रेजुअली ट्रेनिंग वॉल्यूम हमने डिक्रीज कर दिया, इंटेंसिटी को ग्रेजुअली बढ़ाना शुरू किया, राइट। कॉम्पिटिशन फ्रीक्वेंटली हमने बेसिक जो है प्रिपरेटरी कॉम्पिटिशन जो है वो खेलने स्टार्ट कर दिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट है, स्टेट लेवल टूर्नामेंट है। अगर लाइक स्टेट लेवल मेरा मेन टूर्नामेंट है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल मुझे ब्लॉक लेवल खेलना शुरू कर देना चाहिए। अगर मेरा नेशनल लेवल है तो स्टेट लेवल मुझे अभी यहाँ खेलना चाहिए, ठीक है। या इनविटेशनल टूर्नामेंट कोई भी हो, कोई इनविटेशन हो, कोई चैलेंज टूर्नामेंट हो, मुझे यहाँ पे खेलना स्टार्ट कर देना चाहिए प्री कॉम्पिटिशन में, ताकि मेरी जो प्रिपरेशन है वो पता लग जाए कि किस हद तक जा रही है और कैसे मुझे और अच्छा करना है। क्योंकि यहाँ पे भी स्टिल आपके पास टाइम होगा इम्प्रूवमेंट के लिए, चेंजेस के लिए। और कॉम्पिटिटिव फेज में आने के बाद आपके पास वो टाइम नहीं होगा, इसलिए बेसिक जो आप अपना जो बेसिक इंप्रूवमेंट है वो इसमें कर सकते, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली प्री कॉम्पिटिटिव फेज में आपकी जो टेस्टिंग है, अगर आप टूर्नामेंट नहीं खेलते हैं तो अब क्या करेंगे कि सर हमारे पास तो टूर्नामेंट आए नहीं, अब क्या करूं सर मैं अपनी ट्रेनिंग को अच्छा करने के लिए, तो आप अपने प्लेयर की जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दीजिए इस फेज में। आप उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट लीजिए, आप उसकी स्ट्रेंथ का टेस्ट लीजिए, आप उसकी इंड्योरेंस का टेस्ट लीजिए, ठीक है। आप उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में चेक कीजिए, क्वेश्चनर भरवाइए उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको आपकी परफॉर्मेंस को चेक करना बहुत जरूरी है, ताकि आप राइट पाथ पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा, राइट। तो वो है हमारा प्री कंपटीशन फेज, मतलब प्री कंपटीशन पहले। अब यहाँ पे अगर टेक्निकल स्किल्स की बात करूंगा तो डेफिनेटली वो बढ़ जाएगी, अगर टेक्निक की बात करेंगे तो वो बढ़ जाएगी, गेम स्पेसिफिक प्रिपरेशन जो है वो और बढ़ जाएगा। अब मुझे जनरल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है ना, अब मुझे जाके रोज स्लो कंटिन्यूस करना या ट्रैक पे भागना या जिम में करना है ना, अदर देन मेन स्पोर्ट्स अब मेरी कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, है ना। बस हाँ फिर भी 20% जो होगा मेरे टोटल वर्कआउट का वो जर्नल होगा, और 80% 70 to 80% जो होगा वो गेम स्पेसिफिक होगा। गाइस याद रखना, गेम स्पेसिफिक होगा प्री कंपटीशन फेज में। हम यहाँ पे बहुत सारी गलतियां करते हैं कि हमारा कंपटीशन फेज भी आ जाता है तब भी हम है ना रेपिटेशन पे रेपिटेशन लगा रहे हैं, जनरल प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, उसमें भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हमारे गेम में यूज नहीं होने वाली कहीं पे भी। डोंट ट्रेन इट। रिडाइशन कहता है कि अगर आप अपने गेम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने गेम के मूवमेंट को एनालाइज करिए और उसमें जो स्किल, टेक्निक, इंटेंसिटी, वॉल्यूम, ड्यूरेशन जो अपने गेम का है उस गेम के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए इस फेज में। फिर आता है हमारा कॉम्पिटिटिव फेज। अब कॉम्पिटिटिव फेज आ गया तो अब हमें क्या करना है कि हमारे मेजर टूर्नामेंट की तैयारी स्टार्ट होगी, ठीक है। हमें वॉल्यूम को धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट करना है, इंटेंसिटी को पीक पे लेके जाना है। स्पीड जो है हम इस पर्टिकुलर फेज के अंदर डालेंगे कि हमारा स्पीड जो इसके अंदर आ जाए। अब टेक्निकल जो है, टेक्निक, नई टेक्निक कोई भी नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं इस फेज में, बट हाँ
जो टेक्निक आपने स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यूसली रेपिटेशन पे डालेंगे ताकि उसका जो मेंटेन हो जाए और उसका लेवल जो है वो मेंटेन हो जाए, आपको मास्टरी आ जाए उस टेक्निक के ऊपर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही सबसे ज्यादा इस फेज में होगी। डिक्रीज नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस डिक्रीज करेंगे ताकि हमारी बॉडी का है रिकवरी फेज में आए, मोर एडेप्टेशन फेज में आए, और सेम जो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो हमने देखा था, गैस का प्रिंसिपल, सुपर कंपनसेशन फेज, ताकि जब हम मेन कंपटीशन खेल रहे हो तो हम अपने सुपर कंपनसेशन फेज में खेलें ताकि हमारी पीक परफॉर्मेंस वहां पे आए। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। अभी एक आर्टिकल पढ़ा था, चाहे वो हमारे इंडिया के जितने भी बिग एथलीट्स हैं, जितने पुराने वेटरन एथलीट्स हैं, उनका सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट एक ये था, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था, कि आज हमारे इंडियन प्लेयर्स को सबसे ज्यादा अगर ट्रेनिंग के साथ जरूरत है तो वो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। तो हम इस एस्पेक्ट को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डाला है, बट हम कोचेस जो हैं वो बहुत लीस्ट सिग्निफिकेंस देते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, बट एक्चुअली इट इज द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। अगर आपने प्लेयर की साइकोलॉजी को तैयार नहीं किया टूर्नामेंट के लिए और आपने शरीर को तैयार किया, तो हो सकता है एट द टाइम ऑफ द टूर्नामेंट वो अपनी परफॉर्मेंस ना दे क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल वीक थी। तो आपको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग को भी उतना ही इफेक्टिवली ध्यान देना है जितना कि आप अदर पैरामीटर्स को देते हो। अलग सेशंस भी रखने पड़ते हैं, आपको प्लेयर से बात करनी पड़ती है, उसके सेशंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, आपको उसको मतलब अलग अलग मेंटल ऑटोजेनस ट्रेनिंग, अलग टाइप की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, अगर इनके डीप में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि कितने तरह की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है जो आप अपने एथलीट को तैयारी के लिए दे सकते हैं, राइट। मोर स्पेसिफिक एक्सरसाइज टू मेंटेन द परफॉर्मेंस। गाइज मैंने कहा ना कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग में भी उसी तरीके से रनिंग करिए जिस तरीके से आपके इवेंट में होने वाली है। अगर आपके बाउट में वेट ट्रेनिंग मतलब आपकी बाउट 6 मिनट की है तो वेट ट्रेनिंग सेशंस भी 6-6 मिनट के हिसाब से प्लान होंगे। आपकी स्पीड में अगर आपके 6-6 मिनट का आपका बाउट है या कोई आपका 3-3 मिनट का कोई बाउट है या कोई 10-10 मिनट का या 30-30 मिनट्स के मैचेस हैं, आपके हाफ टाइम है, राइट, 1 आवर का कोई ड्यूरेशन का कोई गेम है, तो प्रिपेयर योर बॉडी अकॉर्डिंग टू दैट 1 आवर। अब हमें उस 1 आवर के लिए तैयारी करनी शुरू करनी है, और उस 1 आवर के नहीं, 5 दिन टूर्नामेंट चलेगा, 5 मैच खेलने हैं, 1-1 घंटे के 5 मैच खेलने, तो मुझे उस 1-1 घंटे के 5 मैच मतलब 5 घंटे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस मेंटेन करने की तैयारी करनी है। नॉट अ वेरी सिंगल डे, नॉट अ वन सेशन, नॉट अ वन टूर्नामेंट। कंपटीशन फेज है, इसीलिए ये फेज बोला जाता है क्योंकि ये लंबा फेज है। यहाँ पे आपको डेली मेंटेन करना है आपकी परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट कम टू द ट्रांजैक्शन फेज, है ना। अब यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ट्रेनिंग वॉल्यूम इंटेंसिटी लो हो जाते हैं, कोई कंपटीशन नहीं खेलते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब रिकवरी फेज, एक टूर्नामेंट से दूसरे टूर्नामेंट के बीच में देते हैं। अगर आप साल में 2 टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो पहले क्या था, एक कॉन्सेप्ट था कि ट्रांजैक्शन फेज साल में एक ही बार देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डी ट्रेनिंग जो है बॉडी को अफेक्ट करती है, हमारे जो कैपेसिटीज है वो कम हो जाते हैं। पर ये कहता है कि भाई ट्रांजैक्शन फेज 1 वीक का, अगर आप साल में 2 मेजर टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो दोनों मेजर टूर्नामेंट के बीच में लाइक 7 to 10 डेज का एक ट्रांजैक्शन दीजिए ताकि आपकी बॉडी जो है पहले टूर्नामेंट की फटीग से रिकवर करे और दूसरा की तैयारी करे। अगर आप 3 बार पीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपको 7 डेज के लाइक 2 बीच में 7 days 1 7 days 2 आप अपनी पीक परफॉर्मेंस के बाद जो है रिकवरी के लिए डेफिनेटली दीजिए। तो मतलब अगर हम 2 टूर्नामेंट खेलेंगे, 2 बार पीक परफॉर्मेंस लेके आएंगे तो 2 ट्रांजैक्शन फेज आएंगे, और 3 बार पीक परफॉर्मेंस लेके आएंगे तो 3 ट्रांजैक्शन फेज हम लेके आएंगे। पहले एक ही ट्रांजैक्शन फेज होता था, राइट। अब सर ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर कितने ड्यूरेशन का रखें। तो गाइज ये जो कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, चाहे वो ओलंपिक प्लेयर क्यों ना हो, जो ट्रांजैक्शन फेज है एक टूर्नामेंट से दूसरे टूर्नामेंट के बीच में 4 वीक से ज्यादा, मेजर ओलंपिक के बाद, और मिनिमम से मिनिमम अगर कोई छोटे टूर्नामेंट्स आप खेल रहे हैं तो उसमें 2 वीक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रीजन बिहाइंड, क्योंकि जैसे ही आप 4 वीक से ड्यूरेशन एक्सटेंड करते हैं तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आए होते हैं, जो आपने अडेप्टेशन किए थे,
जो आपने फिजियोलॉजिकल, बोन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने जो अलग अलग साइंसेस में जो चेंजेस लेके आए थे बॉडी में, वो डिटोरिएट होने शुरू हो जाते हैं, वापस टू नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि भाई हमें वापस से फिर दोबारा उतनी ही मेहनत करनी पड़े, तो हम इस फेज को 4 वीक से ज्यादा लंबा ना रखें, और मेजर टूर्नामेंट में हम 4 वीक तक रख सकते हैं, और माइनर टूर्नामेंट्स में हम जो, जैसे अगर नेशनल लेवल है, एशियन गेम्स, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना है मुझे, या नेशनल गेम्स से सीनियर नेशनल खेलना है, या नेशनल के बाद फिर मुझे खेलो इंडिया खेलना है, तो आप उस टाइम सिनेरियो में 2 वीक से ज्यादा का ट्रांजिशन फेज नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा रखने से आपकी बॉडी में जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होने लग जाएगी। तो सेम लाइक अगर इस कंपटीशन फेज के सब फेज को देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल प्रिपरेटरी फेज के अंदर एंड्योरेंस बहुत प्रोमिनेंट है ना, स्ट्रेंथ टुवर्ड्स जो स्पेसिफिक और प्री कंपटीशन फेज में ऐड हुई है, टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्टिंग में ज्यादा है, बाद में जो है वो बहुत कम हो गई जैसे ही हम कंपटीशन फेज में आए। कंपटीशन फेज के अंदर देखो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन सबसे ज्यादा है, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कंपटीशन फेज के अंदर है। कंपटीशन से कहाँ खेल रहे हैं हम? प्री कंपटीशन कंपटीशन फेज में खेल रहे हैं, ट्रांजिशन फेज में कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, राइट। स्पीड जो है जनरली हमने प्री कंपटीशन से स्टार्ट किया और कंपटीशन फेज में हमने डेवलप करना मेंटेन किया और डेवलप किया। टेक्निकल ट्रेनिंग सेम प्री कंपटीशन एंड कंपटीशन फेज में हमने, कंपटीशन फेज के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, बट डेवलपमेंटल फेज जो प्री कंपटीशन फेज है वहां पे बहुत ज्यादा हमारा जो है टेक्निकल ट्रेनिंग जो जनरल प्रिपरेटरी और स्पेसिफिक प्रिपरेटरी के अंदर आएगा। तो ये इसी हिसाब से अगर हम फोकस करें कि भाई अगर मेरा जो टाइम है ड्यूरेशन जनरल प्रिपरेटरी फेज है उसके अंदर किस चीज पे काम कर सकते हैं, टेक्निक पे काम करें, स्ट्रेंथ पे काम करें, है ना, उसकी एंड्योरेंस पे काम करें, तो इन सारे काम करने के ऑब्जेक्टिव को हम अपने साइड के अंदर डाल सकते हैं और अच्छा एक प्लान बना सकते हैं। फिर अगर इंटेंसिटी की बात करेंगे हम, तो इंटेंसिटी जैसे जैसे आपने टूर्नामेंट की तरफ जा रहे हो, कंपटीशन की तरफ जा रहे हो, तो इंटेंसिटी अपने पीक पे जाएगी। वॉल्यूम की अगर बात करोगे तो आप जैसे जैसे वॉल्यूम शुरू में आप बढ़ाएंगे प्री कंपटीशन के अंदर, स्पेसिफिक फेज के अंदर, और जैसे ही प्री कंपटीशन फेज और कंपटीशन फेज आएगा तो वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और इसी हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस जो है कहाँ पे आएगी, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो पीक परफॉर्मेंस आपकी यहाँ पे टाइम ऑफ कंपटीशन फेज के अंदर आएगी। अगर यही सीक्वेंस आप अच्छे से फॉलो करते हैं, आपके पीरियड जो है, आपकी जो समय है, आप उसका अच्छे से यूटिलाइज करके सेट करें। और यही जो फेज है हमारा, जहां पे हम देख रहे हैं शार्पली डिक्रीज किया है हमने, तुरंत एकदम से डिक्रीज किया वॉल्यूम को, और यहाँ पे इंटेंसिटी को थोड़ा सा हमने बल्क में चेंज किया। इंटेंसिटी तो हमारी ऑलरेडी पीक पे चली रही है, और वॉल्यूम को हमने शार्प तरीके से कम किया, ये वाले फेज, राइट। तो वॉल्यूम को अगर हमने शार्प तरीके से कम किया है तो यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं टेपरिंग फेज, जो हमारा एक नया फेज है जो कॉम्पिटिटिव फेज के अंदर आता है, जो सिर्फ एग्जैक्टली मेन कंपटीशन, जो हमारा मेन टारगेट है कंपटीशन से पहले, उससे पहले हम अनलोडिंग फेज और टेपरिंग फेज देना बहुत जरूरी है। अगर आप मेजर टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो मेजर टूर्नामेंट के अलावा आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिकवरी दीजिए और जस्ट मेंटेन द सेम इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, आपकी परफॉर्मेंस आएगी। मेजर टूर्नामेंट खेलना है तो टेपरिंग फेज देना बहुत जरूरी है, राइट। तो सेम लाइक अगर आप दो फेज में होता क्या है, किसमें बेटा? टेपरिंग फेज में, अनलोडिंग फेज में। अनलोडिंग फेज, टेपरिंग फेज में जनरली हम क्या करते हैं, हम अपने वॉल्यूम को, जो हम वॉल्यूम फेज कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, अपने प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा रिकवरी देने का प्लान करते हैं। तो जो भी हम वॉल्यूम दे रहे होते हैं, तो सडनली हम क्या करते हैं, 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर हम बहुत ड्रास्टिकली वॉल्यूम को नीचे गिरा देते हैं। कि सपोज करो अगर कोई 4 किलोमीटर का वर्कआउट कर रहा था या 10 किलोमीटर का वर्कआउट कर रहा था कंपटीशन फेज में, तो टेपरिंग फेज पे आते आते हम सडनली हम 10 किलोमीटर से 2 किलोमीटर पे आ जाते हैं। तो एक शार्प 10 दिन के अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली उसकी जो पीक परफॉर्मेंस आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो शार्प डिक्रीज हम एकदम से अगर वॉल्यूम कम कर देंगे और इंटेंसिटी और रिकवरी टाइम जो है वो, रिकवरी मोडालिटीज जो है वो ज्यादा देंगे, तो हमारे चांसेस हैं कि हम ज्यादा से मतलब ज्यादा चांसेस है कि हम पीक परफॉर्मेंस लेके आ सकते हैं, राइट।
सेम लाइक यस सर। हम इसको फॉलो कर सकते हैं। हमें की पॉइंट्स जो याद रखना है कि इंड्योरेंस जो है वो कम स्लो गो स्लो, स्पीड कम फास्ट गोज फास्ट, एंड स्ट्रेंथ हमें मेंटेन करना होता है। धीरे धीरे आती है बट एकदम से चली जाती है, रैपिडली जाती है। ठीक है, तो अगर इन एस्पेक्ट्स को आप ध्यान देंगे तो आप डेफिनेटली जो है वो अपना अच्छा प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। राइट, सो दैट ऑल अबाउट द पीरियडाइजेशन। तो अगर आपको पीरियडाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। यस, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आप पूछ सकते हैं जो भी कुछ पूछना है। Okay, they are raising the hands now. Right. So guys, आप hand raise कर रहे हैं तो you can unmute it. सर हेलो। Yes, yes. सर टूर्नामेंट के टाइम पे स्पीड वर्क करना चाहिए मैक्सिमम 3 या 4 वीक्स? Yes. पहले तो आपके पास टूर्नामेंट के लिए टाइम कितना है ये हमारे लिए पता होना चाहिए कि मेरे पास स्पीड वर्क के लिए ड्यूरेशन कितने बचे हैं, कितना मैंने साल भर में पहले ही डिसाइड किया था कि स्पीड वर्क को मैं 4 हफ्ते दूंगा, 5 हफ्ते दूंगा या 6 हफ्ते दूंगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एग्जांपल के भाई 1 मंथ बाकी है और मुझे अगर 1 मंथ बाकी है, लाइक 4 वीक्स पहले अगर बाकी है तो यस आप स्पीड ट्रेनिंग दे सकते हैं, बट आपको डिपेंड करना है कि आपका टूर्नामेंट एथलीट कितना प्रिपेयर्ड है। अगर एडवांस एथलीट है तो डेफिनेटली आपको 2 वीक पहले उसको टेपरिंग फेज देना होगा, और स्पीड वर्कआउट डेफिनेटली आपको अभी देना है। 1 मंथ बचा है, 4 हफ्ते हैं, तो आपको स्पीड वर्कआउट देना ही पड़ेगा। अच्छा, मेरा जो टीम का जो स्पीड वर्क है इससे ज्यादा करना है मुझे। ठीक है, मुझे पूरा मैच एकदम स्पीड से खिलाना है। ठीक है, तो वो टीम को मुझे इतना स्पीड वर्क कराना है, तो 4 या 3 वीक में रिकवरी हो सकता है क्या पूरा का? पता नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। देवी जी दोबारा बोलिए। मेरा बोलना ऐसा है कि मेरे पास पूरा टीम है। ठीक है, मैं हॉकी कोच हूँ, तो मैं टीम को पूरा स्पीड वर्क से खिलाना चाहता हूँ पूरा मैच। अच्छा, आप हॉकी कोच हैं और आप टीम को स्पीड वर्क से खिलाना चाहते हैं, तो गुड। तो अगर आप हॉकी कोच हैं और आपके पास 1 महीना है, तो आप हॉकी में जो इंड्योरेंस यूज होने वाली है, जो स्पेसिफिक इंड्योरेंस जिसको बोलते हैं, स्पेसिफिक इंड्योरेंस जो मैच इंड्योरेंस जिसको बोलते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उस पर फोकस करेंगे। अच्छा, राइट, जो भी स्पेसिफिक इंड्योरेंस मतलब आपकी ड्यूरेशन के हिसाब से 30 मिनट्स का आपका जैसे हाफ है या कितना 30 आई थिंक 1 आवर का मैच है ड्यूरेशन, तो आपके 4 क्वार्टर्स में हो गया है अभी। तो आपको क्वार्टर्स के हिसाब से आपको ट्रेनिंग करनी है कि आपको उस मैच में एक एथलीट को कितना भागना पड़ता है, आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पता लगा कि एक मैच में एक क्वार्टर में एक एथलीट जो है वो 3 किलोमीटर जितना भागता है, तो उसके पास 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 किलोमीटर की स्पेसिफिक इंड्योरेंस होनी चाहिए। स्पेसिफिक इंड्योरेंस मतलब जो उसकी स्पीड है वो 12 किलोमीटर की होनी चाहिए एक मैच को खेलने के लिए। अच्छा, थैंक यू सर। अगर उस पे आप काम करेंगे तो इफेक्टिवली आपके प्लेयर जो हैं, स्पेसिफिक इंड्योरेंस अगर आपने डेवलप कर दी, तो आपके प्लेयर जो हैं वो पूरे 4 के 4 क्वार्टर अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए बहुत अच्छे तरीके से मैच खेल सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। ऑलराइट, प्लीज एनीवन, ये हैंड रेज है दीपिका, अनम्यूट कीजिए। दीपिका इज देयर? आप सब लोग में से कोई भी अगर ऐसा है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं सेल्फ से। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो या कोई दोबारा बताना हो ऐसा, तो भी प्लीज आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको ये प्लान करना आ गया तो डेफिनेटली आप अपने एथलीट्स की ट्रेनिंग को जो है इफेक्टिव बना सकते हैं, और आपके प्लेयर जो है वो टूर्नामेंट के टाइम पे
अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैं गारंटी देता हूं डेफिनेटली करेंगे, पर आपने प्योरिटाइजेशन नहीं बनाया तो परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं। अगर आई तो भगवान भरोसे थी, और नहीं आई तो पहले से ही पता था कि वो नहीं आएगी, क्योंकि आपने प्लान जो है वो नहीं बनाया। तो इसलिए प्योरिटाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली यूज करना बहुत जरूरी सर है। यस यस सर। सर लीनियर पीरियोडाइजेशन और नॉन लीनियर पीरियोडाइजेशन एक बार वापस समझाएंगे प्लीज। देखो गाइस, लीनियर पीरियोडाइजेशन नॉन लीनियर पीरियोडाइजेशन लोड के प्रोग्रेशन पे डिपेंड करता है कि अगर आप अपने माइक्रो साइकिल्स के अंदर लोड को बहुत प्रोग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं और कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, जो कि हम बिगिनर्स के और इंटरमीडिएट के साथ एथलीट के साथ प्रोग्रेसिवली बढ़ाते हुए चलते हैं, राइट, तो हम उसे लीनियर पीरियोडाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे हम ज्यादातर एक टूर्नामेंट खेलते हैं और लोड को जो है वो धीरे 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 बढ़ाते हैं, राइट। अगर हम इसी लोड को फ्लक्चुएट करने लगे, जैसा कि हम मल्टी पीक साइकिल होती है, मल्टी पीक साइकिल जहां पे साल में 3 से ज्यादा बार हमें पीक परफॉर्मेंस लानी पड़ेगी, उस टाइम पे हमें जो है लोड को माइक्रो साइकिल के अंदर ही फ्लक्चुएट करना पड़ता है, राइट। एक दिन आप पावर करेंगे, एक दिन आप मैक्सिमम करेंगे, एक दिन पावर करेंगे, एक दिन आप पावर कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। एक दिन आप अपना जो लोड है वो हाई रख रहे हैं, एक दिन मीडियम रख रहे हैं, एक दिन लो रख रहे हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है वापस कुछ आने वाले जाए कुछ टाइम के अंदर वापस से फिर टूर्नामेंट खेल ले। तो अब जब आपके बैक टू बैक टूर्नामेंट आ रहे हैं या बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर आपको बार बार पीक परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है, तो आप इस अनड्यूलेटिंग पीरियोडाइजेशन जो एक नॉन लीनियर पीरियोडाइजेशन है आप यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली किसके अंदर चेंज करेंगे आप? अपने माइक्रो साइकिल के अंदर जो लोड चेंजेस करेंगे आप, जो माइक्रो साइकिल के अंदर चेंज करेंगे, वहां पे आपका अनड्यूलेटिंग पीरियोडाइजेशन जो है वो ज्यादातर इफेक्टिव रहता है, जब आप ज्यादा बार पीक परफॉर्मेंस लेके आना चाहते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर यस सुमित। सर हम प्लान तो बना लेते हैं, बट हमारे यहाँ क्या है, जैसे टूर्नामेंट की डेट वगैरह ज्यादा चेंज होती रहती है और पता भी नहीं चलता कब क्या टूर्नामेंट, ये सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसीलिए पीरियोडाइजेशन का जो है दिन नहीं रखा है। पीरियोडाइजेशन में जो कंपटीशन फेज है वो एक दिन का नहीं फेज है, जो हमारा 3 से 4 हफ्ते का चलता है, 6 हफ्ते का भी हो सकता है। तो उस फेज में हमारा जो प्लेयर है वो ऑलमोस्ट टू रेडी कंडीशन में होता है कि अगर 7 दिन के अंदर भी डेट आई तो 7 दिन के अंदर भी उसको अनलोडिंग फेज देके हम परफॉर्मेंस लेके आ सकते हैं। सर जैसे कई बार क्या होता है, दिसंबर में टूर्नामेंट होता है और वो पोस्टपोन्ड हो जाता है, जनवरी फरवरी में चला जाता है, फिर दोबारा चेंज करना पड़ता है हमेशा। बिल्कुल चेंज करना पड़ता है। यस, दिस इज, यही तो पीरियोडाइजेशन है कि अगर आपका एक टूर्नामेंट है, आपने तैयारी की थी कंपटीशन फेज के अंदर, आप बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ आ गए, अब आपको पता लगता है कि भाई टूर्नामेंट जो है 4 हफ्ते आगे शिफ्ट हो गया, तो अब आपको क्या करना है? आपको जो है वापस से इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करके, वॉल्यूम को थोड़ा सा और बढ़ा के, आपको उसी पेस है, उसी मेंटेनेंस वर्क पे काम करना है, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस और इंटेंसिटी और वॉल्यूम जो है मेंटेन होते हुए अगले 4 हफ्ते 2 हफ्ते और निकालें, और उसके बाद फिर से आप टेपरिंग फेज लेके आए और टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस। जी सर, आपको मेंटेन करना है। इन 2 हफ्तों के अंदर वापस से, जैसे आप 100% इंटेंसिटी पे चले गए थे टूर्नामेंट से पहले, तो वापस से 90-95 पे आ जाइए। वॉल्यूम जो था कम कर दिया था, अगर वो 40% पे आ गया था, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, उसको लेके जाइए 50-60% तक, ठीक है। तो आपने जैसे ही उसको मेंटेन किया तो आपकी वो परफॉर्मेंस मेंटेन करा देगी, और आपको 1 महीने का जो गैप है वो भी कवर अप हो जाएगा और परफॉर्मेंस भी आ जाएगी 1 महीने के बाद। थैंक यू सर। सर यही इसी में सर स्विमिंग से रिलेटेड बात करते हैं, तो इसमें सर स्विमिंग हो नहीं पाती कई जगह, ये कॉमन है प्रॉब्लम। स्विमिंग हो नहीं पाती या स्विमिंग में हो नहीं पाता? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि स्विमिंग में सबसे ज्यादा वॉल्यूम और इंटेंसिटी चेंज होते हैं। हाँ सर, तो उस समय सर अगर ड्राई लैंड करवाते हैं तो क्या
आइलैंड स्पेसिफिक नहीं है, एक अल्टरनेटिव है कि अगर आपके पास स्विमिंग पूल अवेलेबल ना हो, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स और अगर आप नेशनल की बात कर रहे हैं तो ड्राई लैंड से काम नहीं चलने वाला, आपको स्पेसिफिक पे जाना ही पड़ेगा, पानी में उतरना ही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर द स्विमिंग। नहीं हो पाएगा सर, ये तो प्रॉब्लम आती है सर। हाँ, तो आप अल्टरनेटिव नहीं है उसका, पर हाँ ये है कि ड्राई लैंड आप करके जो उस ट्रेनिंग एक उसका सिमिलर इफेक्ट आप पैदा कर सकते हैं। जैसे कि जिम में जाके आप 100 मीटर में अगर आपका टाइमिंग 1 मिनट है तो आप जिम में जाइए और 1 मिनट का सेम रेपिटेशन लगाइए वेट के साथ, और वैसे ही मूवमेंट कीजिए जैसे आप जैसे फ्री स्टाइल के मूवमेंट है तो वेट के साथ वही मूवमेंट करें जो आप फ्री स्टाइल का पानी में करते हैं, और उसी के 1 मिनट के रेपिटेशन लगाइए सेम नंबर ऑफ स्ट्रोक्स को मेंटेन करते हुए। वो एक चांसेस है कि आप बिना पानी के भी, जो कि हम अल्टरनेटिव यूज नहीं कर सकते अगर हम कॉम्पिटिटिव की बात करें, बट हाँ कुछ हद तक आपको हेल्प करेगा आपकी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने। ठीक है सर। Okay, thank you very much, Ankur sir. I think we should now move to our second technical session. We will have the question answer session same in the second session also. I think this is the most interactive session as of now. So on this note, thank you very much, Ankur sir, for enlightening our participants on the given topic to you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. I would like to Thank you, sir. thank you all participants. थैंक यू सर। हाँ नवीन जी, आप कुछ बता रहे थे। सर नेक्स्ट सेशन अगली क्लास सर की कब होगी सर? अंकुर सर की अब जब चाहे तब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए, हम इनफॉर्मली भी सर से अप्रोच कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। हाँ जी सर। आई एम श्योर कि हमारे नेक्स्ट सेशन जो भी होंगे वो भी ऐसे ही इंटरेक्टिव होंगे। अगर पार्टिसिपेंट्स हम अटेंटिव हो और इंटरेस्टेड हो तो हमारे सभी सेशन ऐसे इंटरेक्टिव ही हो सकते हैं। On this note, I would like to invite our second expert, Dr. Ravindra Singh Raj Purohit. Sir is presently working as an assistant professor at Department of Advanced Training and Coaching, and right now he is also bearing the responsibility of center in charge Vadodara of Swarnim Gujarat Sports University. Sir has a vast experience of more than 7 to 8 years in the field of teaching and coaching. Sir has also served as a faculty at LNIP Gwalior for more than 2 years. Sir has completed his graduations and post-graduation degrees from LNIP Gwalior. Sir has also completed his diploma in sports coaching from NSNIS Patiala with the specialization of basketball. Sir was the overall topper, not only in basketball, but overall topper in the sports sciences subject. Sir has also contribution in academic. Sir has more than published 20 papers at referred journal and national and international level. Apart from this, sir has also rendered his services as an expert at UGC, HRDC refresher courses, orientation courses, CBSE, KB schools and army schools. Sir has also rendered his services at national coaching level. Sir's specialization is basketball, weight lifting and gym operation. Theory specialization is sports biomechanics, sports training, sports coaching and fitness and wellness. So with this note, on behalf of all the participants and the organizing team, I would like to welcome Dr. Ravindra Singh Raj Purohit to address the gathering. Welcome sir. Thank you sir, thank you very much for the nice introduction. And before the starting the session, I would like to give a sincere thanks to Honorable Vice Chancellor of Swarnim Gujarat Sports University, Professor Arjun Singh Rana sir, and Honorable Vice Chancellor of Gujarat University, Professor Himanshu Pandya sir, who took a great initiative and organized a 7 days faculty development program, which is on reinvigoration of physical education and sports. I also welcome all the participants in this 7 days online faculty development program, which is on reinvigoration of physical education and sports.
Before my session, Ankur's session is very good, and he take a nice session on the periodization and sports training, and definitely it's very helps a lot in terms of making a good coach. Today I'm going to take sessions on athlete development framework. So very burning topic and very important topic. Unfortunately, in India, we don't have such kind of framework till now. So I just request you all, especially the members of Gujarat University, those who are running the program of physical education in respective universities, they can organize such kind of framework and prepare their athletes for national and international level. तो थोड़ी बहुत हम उस पर चर्चा करेंगे कैसा फ्रेमवर्क होना चाहिए, किस तरीके से हम एक ग्रास रूट लेवल प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल के पोडियम तक ले जा सकते हैं और उसके बाद की ड्यूटीज क्या रहती है. वंस यू प्लेड नेशनल, आपने नेशनल खेल लिया, आपने इंटरनेशनल खेल लिया, देन हाउ कैन यू सर्व योरसेल्फ एज ए मेंबर, एज ए वॉलंटियर ऑफ स्पोर्ट्स. तो थोड़ा बहुत हम इस पर डिस्कस करेंगे. आई जस्ट गो द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन दिस पार्ट. So, Jitendra, please permit me to share my screen now. I hope it's visible to all. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Okay, and now we're discussing on athlete development framework. तो सबसे पहले हमें समझना फ्रेमवर्क होता क्या है. बेसिकली फ्रेमवर्क इज ए स्ट्रक्चर, एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको स्ट्रेंथन किया जाता है, आपको एक शेप दिया जाता है. तो लाइक इन स्कूल डेज, जब हम स्कूल्स में थे तो हमारा एक सिस्टम था कि दैट वी हैव टू गो फ्रॉम केजी, देन फर्स्ट सेकंड क्लास, देन प्राइमरी एजुकेशन, देन सीनियर सेकेंडरी, देन कॉलेज लेवल. सो दिस काइंड ऑफ फ्रेमवर्क टू एजुकेट आवरसेल्फ. इसी तरीके से एक एथलीट को फ्रेमवर्क किस दिया जाता है, उसका एक डेवलपमेंट कैसा किया जाता है कि एक प्रॉपर, अगर हमारे पास फ्रेमवर्क हो, प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप जाने का जो प्रोग्रेसिव वे ऑफ ट्रेनिंग है वो हमें मिले, और वंस यू कंपीट योर मेजर कंपटीशन, उसके बाद का भी हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि सारे प्लेयर्स और सारे जो मेंबर्स हैं, दोज हु एसोसिएट विद स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, दे गेट अ गुड जॉब और अपने अपने एरिया में अपनी अपनी रिस्पांसिबिलिटी के साथ वो काम कर सके. सो हियर आई शो वन पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. इज लेट कोबी ब्रायंट, वन ऑफ द फेमस बास्केटबॉल प्लेयर, मोस्ट टाइम द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल. इसको बनाने के पीछे the main role played by the Phil Jackson, his coach, who put lot of efforts. और कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप किया था कि ग्रास रूट लेवल प्लेयर को एक इंटरनेशनल पोडियम पे लेके चले गए. सो आई जस्ट वांट टू कन्वे दिस पार्ट कि हम सभी लोग जो भी यहाँ सेशन अटेंड कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी मेंबर्स, की जो अपने कॉलेजेस के बच्चों को एक ग्रास रूट लेवल से लेकर इंटरनेशनल पोडियम लेके जाना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा जिसके अंदर हम अपने प्लेयर को लेके आए और उसको इस तरह से ट्रेन करें कि वो एक ओलंपिक पोडियम तक जाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके और एक पूरे देश का नाम रोशन कर सके. सो अल्टीमेटली एक अच्छा कोट ये है कि इट टेक 10 years ऑफ एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू एक्सेल इन एनीथिंग. अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर आपको एक्सेल करना है, आपको अच्छा करना है, आपको अच्छा परफॉर्म करना है, इट टेक 10 years, कम से कम 10 साल लगते हैं. और यू कैन से 10,000 आवर रूल, 10,000 के घंटे का जो रूल है, इसका मतलब है कि किसी भी फील्ड में आप लगातार 10,000 घंटे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं या 10 साल किसी भी फील्ड में आप डेडिकेटली काम करते हैं तो आपको चीज अचीव हो जाती है. तो सेम प्रिंसिपल विल फॉलो इन आवर स्पोर्ट्स ऑल्सो, कि हम अपने फील्ड के अंदर, अपने स्पोर्ट्स के अंदर 10 साल लगातार किसी फील्ड में ट्रेनिंग करते हैं या 10,000 घंटे डेडिकेटली डिसिप्लिन वाइज किसी फील्ड में हम ट्रेनिंग करते हैं, देन डेफिनेटली वी विल अचीव आवर माइलस्टोन. सर आपकी आवाज कट रही है सर. वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में. नो सर. नो सर कट रही है सर. ओके, मे बी इशू आपकी तरफ से हो सकता है. नो सर. आई विल बी कंटिन्यू फ्रॉम माय साइड. ये देखिए माइलो प्रोटोन, दिस इज स्टोरी ऑफ माइलो प्रोटोन.
जो लगातार एक स्टार्ट, उन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था, ही जैसे लिफ्ट ए काफ, एक जो ऑक्स का जो काफ बच्चा था उसको अपने कंधे पर रखते थे, एंड कंटिन्यूसली फॉर 6 to 8 ईयर वो इसी पैटर्न में बाहर घूमना, अपने घर जाना, मार्केट में घूमना, पीपल लाफ ऑन हिम कि व्हाट स्टुपिडिटी ही इज डूइंग, कैसे ये पागलों की तरह अपने ऊपर एक बैल को टांग के लेके घूमता रहता है। बट लेटर ऑन जैसे जैसे वक्त निकलता गया, जो माइलो था उसका साइज बढ़ता है, उसकी मसल का साइज बढ़ता है, उसका स्ट्रक्चर बढ़ता है, और वो जो बैल का बच्चा था, मतलब जैसे आप काफ का बच्चा जो था, वो धीरे धीरे ऑक्स का शेप ले लेता है, तो वो भी ग्रो कर रहा है। तो वही प्रिंसिपल है कि 10,000 आवर रूल्स मान लीजिए या 10 साल मान लीजिए, जब भी आप कोई भी किसी भी चीज फील्ड में आप अपने आप को ट्रेन करते हैं, देन यू गेट योर माइलस्टोन। और लेटर ऑन 6 टाइम ओलंपिया चैंपियन रहा रेसलिंग के अंदर, एंड ही बिकम वेरी पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ। तो जब आप किसी भी हद में किसी भी चीज की तरफ आप अपना डेडिकेटली काम करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर माइलस्टोन। So you can see the picture of a child. Later on, the next phase of this child, when he become in class 8th or 10th class, then he is like 16 or 18 years, and lastly, he become most decorated Olympian on this earth. Is none other than Michael Phelps. From this stage to this stage, the person who took him, जो उसको लेके गया, वो था Bob Bowman. So the man behind the entire success of the Michael Phelps is Bob Bowman. Michael Phelps की बात मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ? Because as you know that he is the most decorated Olympian. Decorated word किस लिए है? क्योंकि इनके पूरे ओलंपिक्स में अभी तक 28 मेडल्स हैं, इसमें गोल्ड भी हैं, ब्रॉन्ज भी हैं, सिल्वर भी हैं, so 28 मेडल्स। एंड अगर इसको मैं कंपेयर करूं, वी कांट कंपेयर, बट स्टिल मैं एक बात बता रहा हूं, एक कंपैरिजन करते हैं एक कंट्री के साथ, एक माइकल फिलिप्स का, टू आवर सेल्फ, आवर कंट्री इंडिया, फ्रॉम 1986 टू टिल 2020 वी हैव 28 मेडल्स। पूरे भारतवर्ष के 1986 से लेकर 1886 से लेकर 1886 लेकर 2020 तक, अब तक हमारे 28 मेडल हैं, और माइकल फेल्प्स के खुद के सिंगल 28 मेडल्स हैं। तो कहीं ना कहीं तो इनका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्लेयर को निकाला जाता है, तैयार किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। सो द सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कोचिंग। हम में से हर कोई व्यक्ति सोचता है कि हम कोचिंग कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी चीज हमारी ये है कि हमें ऐसे प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहिए जो उसके लिए हकदार है। So we have to select the right person for the right job. अगर हम वो चीज कर रहे हैं तो definitely we are successful coach. So now we're talking about the LTD framework. तो हमने कहा कि माइकल फेल्प्स ने सक्सेस की, कोबी ब्रायंट ने सक्सेस अचीव की, ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेस अचीव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका LTD फ्रेमवर्क है। What is mean of LTD? Long term athletic development plan. तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ यूएस का। The US framework is on 5 stages. जो US कंट्री है उसके 5 stages में एथलीट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, whereas UK go with 6 development stages. Canada have 7 stages. So all countries have some sort of their stages. उनकी कुछ फ्रेमवर्क की उनकी जो stages हैं, हर एक कंट्री अपने अपने stages के थ्रू जाती हैं और अपने प्लेयर्स को वो सक्सेस गेन करवाती हैं। So like one of the best which I pick up, the first stage is active start. Second stage, once you go for the active start, छोटा बच्चा होता है जब वो स्टार्ट करता है ट्रेनिंग, he just start acting, walking स्टार्ट करता है, रनिंग स्टार्ट करता है, try to hold the legs, stretching स्टार्ट करता है, कहीं ना कहीं वो एक्टिव मूवमेंट स्टार्ट करता है। Then the second one is fundamental. आप यहाँ देख रहे हैं fundamentals means something which is related to fun, कि आपकी जो एक्टिविटीज होती है उसमें फन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, ताकि बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले, वो उसे गिव अप ना करे, उसे लूज ना करे, बल्कि उसमें और इंटरेस्ट ले। देन थर्ड वन स्टेज इज लर्न टू ट्रेन। नाउ स्टूडेंट स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर द लर्निंग समथिंग, कि उसको कुछ सीखने को मिले, कुछ स्पोर्ट्स के बारे में नया जानने को मिले। देन द फोर्थ स्टेज इज ट्रेन टू ट्रेन, कि हम सीखते हैं कुछ और ज्यादा सीखने के लिए। देन फिफ्थ स्टेज इज ट्रेन टू कम्पीट, हम अपने आप को ट्रेन करते हैं अच्छा कंपटीशन में परफॉर्म करने के लिए। देन वी ट्रेन आवरसेल्फ मोर, हम और ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं किसके लिए? सिर्फ कंपटीशन पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं, जीतने के लिए, ट्रेन टू विन।
Then last one is once we get the medals at Olympic podium, हमने अपना achievement gain कर लिया, then our fight is for active for life, कि हम हमेशा पूरे जीवन भर स्वस्थ रहें, healthy रहें, wealthy रहें, इसके लिए हम struggle करते हैं, that is active for life. तो similar principles followed by Michael Phelps, उसने इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो कि ट्रेन टू विन था यहाँ तक अचीव किया, एंड लेटर ऑन वी गो फॉर द एक्टिव फॉर लाइफ. आज की डेट में माइकल फेल्प्स उनकी खुद की एकेडमीज हैं जहां पर वो एक्टिव फॉर लाइफ जी रहे हैं, वहाँ काफी प्लेयर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरनेशनल पोडियम पे लेके जा रहे हैं और यंगस्टर्स को डेवलप कर रहे हैं कि वो एक इंटरनेशनल पोडियम पे जाकर अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सके. Now we're talking about stages for athlete development. कौन कौन से स्टेजेस होती है, जैसे मैंने आपको 7 स्टेजेस बताई थी, उसी को हमने बाइफर्केशन किया है. The first 3 stages encourage sports for all. जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही हैं, वो ये मान के चलती है कि जो पहली 3 स्टेजेस होती हैं वो सभी के लिए कॉमन. पहली 3 स्टेजेस के अंदर क्या क्या चीज आती है? फर्स्ट, एक्टिव स्टार्ट, कि हर एक बच्चा कहीं ना कहीं एक्टिव स्टार्ट करता है, आइदर वो वॉक कर रहा है या थोड़ा जॉग कर रहा है, या फिर ऐसे कुछ मूवमेंट्स होते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, स्ट्रेचिंग मूवमेंट जो परफॉर्म कर रहा है, दैट इज एक्टिव स्टार्ट, कि कहीं ना कहीं बच्चे का जो मूवमेंट है वो एक्टिव स्टार्ट हो चुका है. देन सेकंड वन इज फंडामेंटल राइट्स फॉर एवरीवन, जितने भी बच्चे हैं कि कहीं ना कहीं अपने कुछ फंडामेंटल से लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, रनिंग, दीज आर द फंडामेंटल एक्टिविटीज जो सभी बच्चे करते हैं. चाहे वो आज वो इंजीनियर बन गया हो, आज वो डॉक्टर बन गया हो, आज वो स्पोर्ट्स में नहीं बना हो, कुछ और फील्ड में भी, पॉलिटिक्स फील्ड के अंदर भी है, बट स्टिल इन देयर अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ उसने वो फंडामेंटल एक्टिविटीज जरूर की होगी. सो वी कैन से द फंडामेंटल एक्टिविटीज फॉर ऑल. द थर्ड वन इज लर्न टू ट्रेन, कि हम सीखते हैं कुछ और अच्छा पाने के लिए, या आपने सपोज कोई ना कोई गेम सबने खेला होता है, आप आइदर फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, हर गेम कोई ना कोई गेम जरूर खेलता है. सो वी आल्सो गो फॉर लर्न टू ट्रेन स्टेज. दिस इज द फर्स्ट 3 स्टेजेस जो कि सबके लिए है. द नेक्स्ट 3 स्टेजेस फोकस ऑन एक्सीलेंस. अब जो नेक्स्ट 3 स्टेजेस हैं, ट्रेन टू ट्रेन, ट्रेन टू कम्पीट, ट्रेन टू विन, ये उन बच्चों के लिए है जो फिल्टर होके आए हैं स्पोर्ट्स फॉर ऑल स्टेजेस. अब हर बच्चा तो स्पोर्ट्स में नहीं जाता, लेकिन हाँ 100% में से कुछ ऐसे 30 या 20% स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं. सो दे गो फॉर द ट्रेन टू ट्रेन स्टेज, कि हाँ हमें कुछ सीखना है, कुछ और अच्छा सीखने के लिए, कुछ और आगे बढ़ने के लिए. सो दैट्स काउंटेड एज ट्रेन टू ट्रेन स्टेज. द नेक्स्ट वन इज ट्रेन टू कम्पीट. आउट ऑफ दैट 30%, 10-15% बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, कि हाँ मैं स्टेट कंपटीशन पार्टिसिपेट करूं, मैं नेशनल कंपटीशन पार्टिसिपेट करूं, इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं. दैट इज ट्रेन टू कम्पीट, कि हाँ मुझे कम्पीट करना है. एंड आउट ऑफ दीज ओनली 5-6% प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में उनको मेडल लेके आना है. दैट इज ट्रेन टू विन, कि वो अपने आप को ट्रेन करते हैं, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं, किसके लिए? ताकि वो जीत सके, ताकि वो लॉरेल्स गेन कर सके, ताकि वो मेडल गेन कर सके अपने नेशंस के लिए. That is train to win. And last, the final stage is increase lifelong physical activity. Once you achieve the medal, once you achieve the laurels for the nation, उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे, आप हेल्दी बने रहें. तो उसके लिए आप कोशिश करते हैं कॉम्पिटिटिव फॉर लाइफ, कि थ्रू आउट द लाइफ आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, चाहे वेटरन कॉम्पिटिशन हो, चाहे ओल्डर कॉम्पिटिशन हो, चाहे एजिंग कॉम्पिटिशन हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को पार्टिसिपेट करते रहते हैं. एंड यू मेक योरसेल्फ फिट फॉर लाइफ. पूरी लाइफ भर आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं. स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी लीडर्स एंड कोचेस, और आप अपने आप को और एक्टिव करने के लिए क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं आप कोचिंग फील्ड के अंदर या एक्टिविटी लीडर हैं, या कोचिंग है, या मैनेजमेंट फील्ड है स्पोर्ट्स की, उसमें आप चले जाते हैं ताकि आप थ्रू लाइफ अपने आप को पॉजिटिव रख सकें. आप में से यहाँ काफी लोग ऐसे होंगे जो अभी से प्लान कर चुके होंगे कि यस राइट नाउ आई एम एट 45 ईयर और 50 ईयर्स, आफ्टर दैट वंस आई रिटायर फ्रॉम 60 ईयर, मेरी एज कंप्लीट होती है तो उसके बाद मैं क्या करूंगा. सो समवेयर जो प्योरली स्पोर्ट्स पर्सन है वही सोचते हैं कि आई गिव माय लाइफ टू द स्पोर्ट्स इटसेल्फ बैक अगेन. तो मैं कहीं ना कहीं कोचिंग का काम करूंगा, या फिर ऐसे फिजिकल लीडर काम करूंगा, या फिर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में रहूंगा, ताकि मैं अपने नेशन को, अपने प्लेयर्स को सर्व करता रहूं. सो दिस इज लाइक फाइनल स्टेज फॉर इंक्रीजिंग लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी. तो बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है,
The health and wellness of the nation and medals won at major games are product of effective sports system. कि जब भी हम इफेक्टिव स्पोर्ट्स सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नेशंस के जो मेडल है वो डिपेंड करते हैं आपकी हेल्थ और वेलनेस के ऊपर। मैं आपको छोटा सा वाक्य यहाँ पर जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। वी ऑलवेज क्रिटिसाइज आवर अपोनेंट whereas we have also appreciate our opponents for the good thing also। ये हमारा अगर अपोनेंट कुछ अच्छे काम कर रहा है तो हमें उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। तो मैं अभी जो बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ चाइना की बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। चाइना took first part in the Olympic Games in like 1980 or something, participated in the first Olympics, और from 1932 to 52 हेलेंस्की ओलंपिक्स जो हुए थे तब तक उन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी के अंडर में। एंड दे फेल्ट इट कि 1952 तक उनका एक भी मेडल नहीं, 0 मेडल इन ओलंपिक गेम्स। सो व्हाट दे डिसाइड, नाउ वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक गेम्स। सबसे पहले हमें अपना स्पोर्ट्स सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको हमें हेल्दी और फिट बनाना पड़ेगा। एक बार अगर पॉपुलेशन स्ट्रांग होगी देन डेफिनेटली जो सैंपल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्ट्रांग होगा। सो व्हाट दे डिसाइड, नाउ दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग ऑन ओलंपिक गेम्स अंटिल एंड अनलेस दे आर नॉट मेकिंग देयर गुड स्पोर्ट्स सिस्टम। तो 1952 से लेकर 1984 तक 32 साल तक इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड फाइनली इन 1984 they participate in Los Angeles Olympic Games and you can't believe they grabbed 4th position। उन्होंने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया कि they grabbed 4th position in Olympic Games। Then in 2000 in Sydney Olympics again they prepared very well and they grabbed 3rd position in Olympic Games। In 2004 Athens Olympic they grabbed 2nd position, overall 2nd position in Olympic Games। And finally in 2008 when they are hosting Olympic Games in Beijing they grabbed 1st position, overall champion in entire world। So that is the story कि किस तरीके से जहां 0 मेडल से लेकर उन्होंने किस तरह से पॉलिश किया, कैसे अपना स्पोर्ट्स सिस्टम बनाया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह से फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें उन्होंने अपने एथलीट्स को उतारा, अपनी पॉपुलेशन को उतारा, और वो जो लॉरल होता है कि वर्ल्ड चैंपियन बनने का, उन्होंने अपने पूरे कंट्री को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। डेफिनेटली वी क्रिटिसाइज फॉर समथिंग, यहाँ कुछ चीजें बुरी भी है उनको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, whereas ऑन द अदर हैंड वी हैव टू अप्रिशिएट फॉर सच गुड थिंग्स जो उनके पास अच्छी चीजें भी होती है। तो लाइक स्टेजेस, नाउ वी टॉक अपॉन कि हमें स्टेजेस कैसी करनी चाहिए। आप सभी लोग जो कोचेज हैं या फिर जो भी आप फिजिकल डायरेक्टर्स हैं या फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं या फिजिकल टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, तो ये हम सबके लिए कॉमन है कि जब भी हम एक्टिव स्टार्ट करते हैं 0 से 6 साल की उम्र का जो बच्चा होता है उसे सबसे पहले हमें फंडामेंटल मूवमेंट्स सिखाने चाहिए। Once we go with this stage, then we go for fundamental movement skill। Fundamental movements is something different, fundamental movement skill is something different, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। Then fundamental sports skills। So from like 0 to 6 age, we have to more focus on fundamental movements। Then from age 6 to 8, we have to more focus on fundamental movement skill। Whereas in the age of progression of 9 to 12 years, you have to put more focus on fundamental sports skills। So this is like a hierarchy of developing the athlete। अब क्या क्या चीजें होंगी, like fundamental movements, we go for walk, run, jump, throw and catch, जो कि fundamental movements हैं। And when we talk about the fundamental movement skills, तो जो movements के अंदर जो हमारे help करते हैं, especially skill originated जो movements होते हैं, like squat, lunges, push, rotate, so we have developed these movements। Once we define these movements, then we go for the next movement, that is fundamental sports skill, which is related to sports itself। अगर बैडमिंटन का है या टेनिस का है या वॉलीबॉल का जो भी गेम है तो उसके अकॉर्डिंग कौन से मूवमेंट ज्यादा गेम में यूज होते हैं, वी गो विद दैट, लाइक फॉरहैंड, बैकहैंड, सर्व, वॉली एंड स्मैश। सो दिस इज द लाइक स्टेजेस ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट टू फंडामेंटल स्पोर्ट्स। नाउ व्हाट इज द बेस ऑफ एक्सीलेंस, कि आपने फंडामेंटल मूवमेंट स्किल सिखाना है तो उसका बेस ऑफ एक्सीलेंस है क्या, क्या चीजें होती है हर एक एथलीट को जो उसको सबसे ज्यादा इम्प्रोवाइज करती है। दैट इज physical literacy। Physical literacy means to help develop the fundamental movements। आपके movements को, आपके sports को define करता है
Here I'm not talking about the physical education, कि जो किसी आप जिस चीज को पढ़कर कहीं चीज पे एक्सेल करते हैं. Here we discussing on the movements and sports itself. तो ये जो तीन चीजें हैं जो आपका बेस ऑफ एक्सीलेंस प्रिपेयर करता है, दैट इज फंडामेंटल मूवमेंट स्किल, फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल्स. अगर ये आपने बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, डेफिनेटली आपका जो एक्सीलेंस है स्पोर्ट्स के अंदर वो काफी अच्छा हो जाएगा. तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें अपनी नींवें मजबूत करनी है, हमें अपना पाया मजबूत करना है. अगर आपका पाया, आपकी नींव मजबूत है, डेफिनेटली आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं. सो whenever we teach any sports person, हमारे एकेडमी में या हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में, हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे जो आते हैं, तो सबसे पहले हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि हम उनकी फंडामेंटल मूवमेंट्स जो है और फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल जो मूवमेंट है उनको हम स्ट्रॉन्ग करें. अगर हमने उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया, देन डेफिनेटली वो हर एक माइलस्टोन को इजीली अचीव कर सकते हैं. सो आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. सी दिस पिक्चर. आप जो आइसबर्ग देखते हैं, वेरी स्मॉल शेप आइसबर्ग जो आपको समुद्र के ऊपर दिखता है, छोटा सा पार्ट दिखता है, लेकिन उस आइसबर्ग के जो नीचे का जो पूरा बर्ग होता है स्पेस, दैट इज बिगर देन आइसबर्ग. तो जो ये बेस है ये काफी बड़ा होता है. हर एक स्पोर्ट्समैन का, चाहे आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, चाहे उसेन बोल्ट को देख लीजिए, चाहे माइकल फेल्प्स को देख लीजिए, चाहे कॉबी ब्रायंट को देख लीजिए, जितने भी प्लेयर टॉप क्लास प्लेयर हैं, उनका जो फंडामेंटल्स हैं, स्पेशली द फिजिकल लिटरेसी, जिसके अंदर हम बात करते हैं फंडामेंटल मूवमेंट स्किल की, फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल की, वो बहुत स्ट्रांग होता है. अगर आपने उसको स्ट्रांग बिल्डअप कर दिया, तो जो आपकी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स है, जो लोगों को दिख रही है, जो आपको मेहनत दिख रही है, वो और ज्यादा फ्लोरिश करेगी. यूजुअली हम सचिन का देखते हैं कि सचिन कितना ब्यूटीफुली हिट करता है, माइकल फेल्प्स कितना इजीली स्मूथली स्विमिंग करता है, माइकल जॉर्डन आपको देखा होगा, कॉबी ब्रायंट आपने देखा होगा, कितने स्मूथली 3 पॉइंट एग्जीक्यूट करते हैं. बट उनकी मेहनत के पीछे उनका जो बड़ा हिस्सा है, दैट इज फिजिकल लिटरेसी. सो as a coach, as a teacher, as a director, we should take the initiative कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं तो हमें उन्हें फिजिकली लिटरेटी पूरा तैयार करना है, उनके फंडामेंटल मूवमेंट्स, उनके फंडामेंटल स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा पॉलिश करना है, ताकि वो आगे जाके और फ्लोरिश कर सके. सो नाउ फिजिकल लिटरेसी का मतलब बेसिकली आप समझेंगे है क्या. तो आप देखिए दो पिक्चर आपके सामने, दोनों प्लेयर बैक एंड शॉट लगा रहे हैं. नाउ यू कैन सी दिस इज द राइट पोजिशन ऑफ लंच. अगर आप देख रहे हैं दोनों पोजीशन के अंदर किसकी ऑकवर्ड है, किसका सही पोजीशन है, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि पिक्चर ए इज मच बेटर देन पिक्चर बी. तो क्यों है? क्योंकि यहाँ इसने प्लेयर ने फिजिकल लिटरेसी का अच्छा नॉलेज लिया, दैट्स व्हाई यू गो इन प्रॉपर लंजिंग पोजीशन. देन यू कैन सी द ब्रेस, द ट्विस्टिंग बिटवीन बॉडी ऑफ द प्लेयर. देन यू कैन सी प्रॉपर रोटेशन ऑफ द शोल्डर. एकदम सही एग्जीक्यूट कर रहा है क्योंकि इसने फंडामेंटल मूवमेंट्स का नॉलेज लिया है, रेक्टिफिकेशन इसका अर्ली स्टेज में हुआ है. दैट्स व्हाई ही इजीली परफॉर्म द बैक हैंड शॉट विद बेटर ग्रेस. Again, fundamental movement skills are like squat, lunge, push, pull, and rotate, whereas fundamental sports skills are forehand, backhand, surrend, volley, and smash. So this is a simple difference between fundamental movement skills and fundamental sports skills. Fundamental movement skill, which is we used to do daily in daily routine activities, whereas fundamental sports skill, which is directly related to our sports itself. Now we go with the continue किया. हमने 9 से 12 साल तक हमने ट्रेनिंग जो किया, फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल किया, उसके बाद का किया. When we reach in age of 12 to 16 ईयर, हम 12 से 16 साल की उम्र में जब पहुंचते हैं, then we are in building engine phase. जब हम अपनी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स को और फ्लोरिश करते हैं, हम अपने इंजन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं. इंजन मीन्स कि आपकी जो फिजिकल कैपेसिटी है, आपकी जो फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी है, आपकी जो साइकोलॉजिकल पोटेंशियल है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करते हो ताकि आप अच्छे मेजर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सको. आप अपनी बॉडी को इस तरह से एडेप्ट करवाते हो ताकि आप अच्छे कंपटीशन में अच्छा compete कर सकें. तो फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस स्टेज विच इज ट्रेनिंग टू compete, जब आप अपने बॉडी के, अपने फिजियोलॉजिकल सिस्टम को, अपने साइकोलॉजिकल सिस्टम को, अपने फिजिकल सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर देते हैं और ज्यादा अच्छे लेवल पे लेके चले जाते हैं ताकि आप अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस लगातार दे सकें. दैट इज फ्रॉम लाइक 16 to 23, दैट इज ट्रेनिंग टू compete. Then we go for the training to win. जब ट्रेनिंग टू विन में आते हैं, when we move on from 18 to 19 plus age, तो उसमें हम अपने जो बॉडी का जो इंजन है, यानी कि हमारी जो पोटेंशियलिटी है, हमारी जो एरोबिक एनारोबिक कैपेसिटीज हैं, हमारी जो फिजिकल कैपेसिटीज है, हमारी जो फिटनेस है, टेक्निक है, टैक्टिक्स है, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है, उनको हम अल्टीमेट लेवल, टॉप ऑफ द लेवल पे लेके जाते हैं ताकि हम मेजर कॉम्पिटिशन लाइक एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो,
चाहे ओलंपिक गेम्स हो, उन सभी पोडियम पे जाकर हम अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दे सके एंड ब्रिंग लॉरल फॉर द नेशन. And once we achieve this stage, then we go for the healthy lifelong physical activity. कि आपने जो सबसे वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर बन चुके हो and you just continue with this title. So after the age of 35 or 40 years, now you're looking for healthy lifestyle. उसमें आप अटैच हो जाते हो किसी ना किसी एक अच्छे रोल में और आप थ्रू आउट लाइफ अपने नेशन को सर्व करते रहते हो, अपने प्लेयर्स को सर्व करते रहते हो. So now we talk about the active for life कि एक बार आपने ओलंपिक मेडल गेन कर लिया, आपने अपना हाईएस्ट अचीवमेंट गेन कर लिया, उसके बाद एक्टिव फॉर लाइफ में आप कैसे अपना रोल प्ले करेंगे. सो इज लाइक कॉम्पिटिटिव फॉर लाइफ. आप कॉम्पिटिटिव फॉर लाइफ में जा सकते हैं, आप फिट फॉर लाइफ के लिए चूज कर सकते हैं, और यू कैन गो फॉर द स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी लीडर. व्हाट इज कॉम्पिटिटिव फॉर लाइफ? लाइक आप कैसे ना किसी तरीके से 60 मिनट 30 मिनट स्पोर्ट्स की जो इंटेंस एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, या फिर आप जो हाईली कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे आपने देखो वेटरन टूर्नामेंट्स होते हैं 35 प्लस एज कैटेगरी, 40 प्लस, 50 प्लस, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कोई भी इस तरह से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज पैटर्न में जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो मास्टर गेम जैसे मैंने आपको बताया उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आप अपने स्पोर्ट्समैन को जिंदा रखते हैं और स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वी हैव वेरी फॉर्चुनेट दैट इन आवर गुजरात we go with the खेल महाकुंभ is the best way in which we participate. तो एक वो अच्छा तरीका है कि हम प्रमोट किया जा रहा है. इवन our honorable प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं. खेलो इंडिया लिया है, इवन द फिट इंडिया मूवमेंट, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इनके अंडर में काफी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज उन्होंने स्टार्ट की जिसके अंदर हर एक एज का मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने आप को फिट बना सकता है. एंड वी गो फॉर द फिट फॉर लाइफ. या अब आपको सोचता है आपको कोई मेजर कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना लेकिन अपने आप को फिट रखना है, तो जैसे आप देखते हैं लोग, काफी लोग जो ऐसे हैं मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम्स में जाते हैं, दे हिट द जिम्स, दे गो फॉर द स्पोर्ट्स करियर एज ए वॉलंटियर पार्टिसिपेट करते हैं. तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज तरीके से और अनऑर्गेनाइज तरीके से वो स्पोर्ट्स में टच रहते हैं और अपने आप को फिट बनाए रखते हैं. तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. देन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी लीडर्स, जिसमें आप देखते हैं कोचेज हैं, ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैनेजमेंट फील्ड है, जिसके अंदर लोग कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं. जैसे आप ऑफिशियल्स हैं तो आप टूर्नामेंट में ऑफिशिएटिंग करने जाते हैं तो वहां आप स्पोर्ट्स के टच में रहते हैं. आप कोचेज हैं तो आप जूनियर, सब जूनियर, सीनियर कैटेगरी को ट्रेन करते रहते हैं. अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो बेस्ट फैसिलिटेटर आप बनने की कोशिश करते हैं कि आप उन प्लेयर्स को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं. आप क्यूरेटर्स बन सकते हैं ग्राउंड के, कि ग्राउंड कैसे होने चाहिए, किस तरीके से. तो कहीं ना कहीं आप एक्टिवली और इनएक्टिवली आप स्पोर्ट्स से अटैच रहते हैं और अपने आप को यंग रखते हैं और स्पोर्ट्स के साथ अटैच रखते हैं. तो दैट इज एक्टिव फॉर लाइफ, जिसको हमने 3 फेज में डिवाइड किया है. और इसी चीज को अगर मैं पूरी पिक्चर के साथ आपको एक कहानी की तरह बताना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से होगी. प्रोग्रेशन ऑफ एथलीट डेवलपमेंट टाइम, कि कैसे एक एथलीट का प्रोग्रेशन होता है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव स्टार्ट, जो सभी लोग, अगर मैं कह रहा हूँ 100 लोग हैं, आई जस्ट गिव एग्जांपल ऑफ 100 पीपल्स कि 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चे एक्टिव स्टार्ट करते हैं. All the 100 students go for the fundamental activities. All the 100 students go for learn to train stage. तो ये पहली 3 स्टेज है, इसके अंदर वो सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं. Once क्रॉस द लर्न टू ट्रेन, जैसे हम लर्न टू ट्रेन क्रॉस करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं उसमें आप देखते हैं परसेंटेज ब्रेक हो जाता है कि जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होता है वही बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है, बाकी हर एक बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मे बी इट्स अराउंड 40 or 30. So next stage है, that is suppose 40 students take part in train to train stage. यहाँ हमें ट्रेनिंग करनी है, कुछ अच्छा ट्रेन करने के लिए, कुछ अच्छा स्पोर्ट्स में जाने के लिए 40 students take part in that out of 100. Out of 40, 30 students go for train to compete. यहाँ हमें अच्छे कॉम्पिटिशन में compete करना है, पार्टिसिपेट करना है, तो हमें अपने आप को और मेहनत करनी पड़ेगी. तो 10 लोग और कम हो गए तो move on 30 students or 30 players. Out of 30, 10 to 8 candidates or players take participation for the Asian Games, Commonwealth Games, Olympic Games. They're looking for the train to win. तो कुछ इस तरीके से हिराकी रहती है. और रिमेनिंग जितने बच्चे बचे हैं 80 to 90, they go for the active for life, fit for life और compete for life. Only 10% go for the train to win. Rest 90% का क्या? So they can participate for the active for life and fit for life or compete for life. So first 3 stages, which is called physical literacy, जो सबके लिए होनी चाहिए, सबको उसमें ट्रेन करना चाहिए, हम सबको इसके बारे में बताना चाहिए. The next 3 stages,
which is excellence for sports, कि अगर आपको स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस करना है तो हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है. एंड लास्ट 3 which is active for life, fit for life, compete for life, जिसको हम एक कॉमन यूनिट मानते हैं, that is physical literacy for life, कि हमें अपनी लाइफ को फिजिकली लिटरेट करना है और थ्रू आउट द लाइफ हमें स्पोर्ट्स में अटैच रहना है. सो इस चीज को आप प्रमोट करने के लिए, एसोसिएट होने के लिए, देयर आर सो मेनी एजेंसीज, कई तरीके हैं जिसके थ्रू हम इसमें अटैच रह सकते हैं. लाइक एक्टिव स्टार्ट, फंडामेंटल, लर्न टू ट्रेन, ट्रेन टू ट्रेन, ट्रेन टू कम्पीट, ट्रेन टू विन, एंड लास्ट एक्टिव फॉर लाइफ. तो आप एक्टिव स्टार्ट की बात करते हैं तो वी कैन स्टार्ट आवर एक्टिव स्टार्ट फ्रॉम कम्युनिटी सेंटर्स जो होते हैं, या डे केयर्स होते हैं, या घर सबसे अच्छी जगह है जहां पर बच्चा एक्टिव स्टार्ट कर सकता है. फंडामेंटल की अगर बात करते हैं तो बच्चा स्कूल्स के अंदर, कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर, क्लब्स होते हैं बच्चों के लिए आज, और घर जो है मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी जगह है जहां पर बच्चा सब चीज सीख सकता है. दैट इज फंडामेंटल. और फंडामेंटल को आप देख रहे होंगे वर्ड को, सो इनपुट मोर एम्फेसिस, तो कैपिटल फॉर्म में लिखा हुआ है FUN. तो हर एक फंडामेंटल फन के साथ ज्यादा होना चाहिए. वी हैव टू क्रिएट फन एनवायरनमेंट ताकि बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले, एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ले. एंड लर्न टू ट्रेन स्टेज, जितने भी रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, क्लब्स हैं, स्कूल्स हैं, वहां पर आप लर्न टू ट्रेन के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. देन ट्रेन टू ट्रेन के लिए आपको चाहिए अच्छी स्पेसिफिक जगह जहां पर स्कूल्स हैं, स्पोर्ट्स स्कूल्स हैं. वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट इन गुजरात वी हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल्स जहां पर ट्रेन टू ट्रेन के प्रोग्राम काफी अच्छे चल रहे हैं. देन वी हैव स्पोर्ट्स अकेडमीज. एंड ट्रेन टू कम्पीट के लिए आपको चाहिए अच्छे कॉलेजेस हो, स्पोर्ट्स की अच्छी यूनिवर्सिटीज हो, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर्स हो जहां पर आपका कंपटीशन की वैल्यूज को और एनहांस किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है. देन ट्रेन टू विन के लिए नेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, हर एक कंट्री में नेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं. इवन वी हैव लाइक इन आवर पुणे, NSNS Patiala, which is national training centers, national training institutes, and voluntary coaching where we can flourish ourselves as a training to win stage. And last, active for life, where we go for the master clubs, community centers, park, trail and homes. So these are the agencies where we can train ourselves. हर एक रोल के लिए कुछ ना कुछ एजेंसीज होती है जो हम डेवलप भी करते हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट भी है. एंड फॉर द बेटर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, अंकुर सर ने वैसे बहुत कुछ बताया आपको प्रिपरेशन के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, एस्पेक्ट्स के बारे में. तो वहीं मैं कुछ 10S जो है जिनको अगर हम माइंड में रखते हैं, अपनी ट्रेनिंग के अंदर उनको इनकलकेट करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में ये हमें बहुत ज्यादा मदद करता है. These 10S are, the first one is stamina, strength, speed, skill, suppleness. So ये जो है प्योरली स्किल रिलेटेड है जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए. स्टेमिना इज कॉल्ड एंड्योरेंस, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म द वर्क इन द कंडीशन ऑफ फटीग ऑल्सो. थकान की अवस्था में भी हम लगातार अपना वर्क करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेमिना. तो ये हमें डेवलप करना चाहिए अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग करनी है, अच्छी परफॉर्मेंस एनहांस करनी है. सेकंड वन इज स्ट्रेंथ. As you know, the strength is the ability to do work against the resistance. कि जब भी आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कोई काम करते हैं, that is the strength. तो ये हमारे अच्छी होनी चाहिए. There are so many types of strength, mainly like explosive strength, maximum strength and strength endurance. तो हमें हर एक कंपोनेंट पे ध्यान देना पड़ता है ताकि हम अपनी ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस में अच्छा अचीव कर सकें. And the speed is very important because we need more intensities. Speed, as you know, that cover maximum distance in shortest possible time. तो ये हमें डेवलप करना पड़ता है, बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स के लिए. And ultimately, the skill execution of any movement which is related to sports. We need a good suppleness, better range of motions to execute any task of any game. And apart from this, other 5 are stature, schooling, psychology, sustenance and socio-culture. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर मीन्स हर एक गेम की कुछ ना कुछ डिजायर्ड नीड्स होती हैं, कुछ एंथ्रोपोमेट्रिक आपके वेरिएबल्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको आप फुलफिल करते हो. सपोज इफ आई एम लुकिंग फॉर द वॉलीबॉल प्लेयर, तो आई नीड सच काइंड ऑफ हाइट कि हाँ इतना 6 फीट 2 इंच का हमारा ब्लॉकर होना चाहिए. इफ आई एम लुकिंग फॉर द वेट लिफ्टर, तो उसका स्ट्रक्चर मुझे अलग चाहिए. So as per the requirement of the game, we go for the stature.
देन स्कूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका मैंने बताया बेसिक फंडामेंटल है, फिजिकल लिटरेसी जो डेवलप होती है स्कूलिंग इटसेल्फ। तो आप ऐसा स्कूल चुनिए अपने बच्चों के लिए भी, और आने वाले जो बच्चे हैं जो भी हैं आपके आसपास पड़ोस में, या फिर आपके जो भाई हैं बहन हैं जिनके लिए भी आप प्रिपेयर करें, तो स्कूल की स्कूलिंग ऐसी जगह हो जहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट है। एंड साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छे कंपटीशन में आने के बाद जब आप ओलंपिक लेवल की बात करते हैं, वेयर ऑल द प्लेयर्स हैव इक्वल पोटेंशियलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, लेकिन उनमें से जीतते कितने? ओनली वन। द गोल्ड मेडल इज ओनली फॉर वन एंड पार्टिसिपेशन इज मोर देन 300 500 फॉर वन कॉम्पिटिशन। तो उस लेवल पे आने के बाद आप देखते हैं कि सबका जो स्पोर्ट्स पोटेंशियलिटीज है, कैपेबिलिटीज है, या बॉडी स्ट्रक्चर है, या उनका जो स्पोर्ट्समैन उनकी आप जो भी एक्टिविटीज देखते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, रैंकिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगी, बट जिसका साइकोलॉजिकल लेवल जितना स्ट्रांग होगा वो उस कॉम्पिटिशन में उतना अच्छे परफॉर्म कर जाता है। सो साइकोलॉजिकल स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सस्टेनेंस, विच मीन्स कि आप एक लेवल पे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट डजंट मीन कि आपने उस टाइम बीइंग के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया उसके बाद वापस आप डिटोरिएट हो गए। तो सस्टेनेंस मीन्स यू हैव टू मेंटेन योर पोजीशन। व्हाई वी कॉल सचिन तेंदुलकर एज अ गॉड ऑफ क्रिकेट? बिकॉज ही इज सस्टेनेंट प्लेयर। थ्रू आउट हिज करियर ही मेंटेन हिमसेल्फ कि उसने एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली दी। नादिया, जिसको हम कहते हैं जिम्नास्ट की 10 out of 10 हो जाता है, she give continuously give good performance. Boris Becker tennis continuously give good performance. Nadal give continuous good performance. तो सस्टेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहते हैं कि ये हाथी खरीदना आसान है लेकिन उसे पालना उतना मुश्किल है। कि आप परफॉर्मेंस एक बार टॉप पे लेके जाते हैं लेकिन उसको मेंटेन करना आपके लिए उतना मुश्किल हो जाता है। तो सस्टेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सोशियो कल्चर, कि आपको एक ऐसा सोशियो कल्चर चाहिए जिसमें आपकी स्पोर्ट्स की बातें हैं, आपका एक स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट क्रिएट हो, आपके पास लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स की बातें करें। इस तरह का आपको सोशियो कल्चर चाहिए जहां पर आप जिससे भी मिले वो आपको मोटिवेट करे, आपको डिग्रेड ना करे। सो इफ यू आर गोइंग विद दिस 10S, then definitely you get success in the training as well as the higher performance in the sports competition. Now we talk about last slide of my presentation. अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिपेयर करते हैं तो यूजुअली दे आर 3 phases: preparatory phase, competition phase. मैं रिक्वेस्ट ऑडियो ऑन कर रखा है तो प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। थैंक यू प्लीज। तो हम बात कर रहे थे कि जितने भी यहाँ पर कोचेज हैं, डायरेक्टर्स हैं, अगर हम ट्रेनिंग प्लान करते हैं, सपोज वी आर इन आवर कॉलेज, वी आर आवर यूनिवर्सिटीज, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा प्लान करना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए जो हमारे कंपटीशन है किस मंथ में आ रहा है। जैसे अंकुर सर ने बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया था प्रिपरेशन को, उसी को मैंने जस्ट आपके सामने रखा है। मेनली देयर आर 3 phases: प्रिपरेटरी, कंपटीशन, ट्रांजिशन फेज। तो आपका अक्टूबर से लेकर सितंबर तक हमने प्लान रखा 12 मंथ्स का। तो फर्स्ट 3-4 months we for general preparatory, then we go for the specific preparatory, and then that is pre-competition phase, and that is competition phase, and last one is transition phase. तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज अंकुर सर ऑलरेडी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट जनरल, स्पेसिफिक एंड कंपटीशन। आई जस्ट मेंशन कि जनरल प्रिपरेटरी में हमारा मेन होता है गोल सेटिंग करते हैं, वी पुट मोर फोकस ऑन स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्किल, and slightly we taught about strategy. In specific we go for sports specific fitness, अपने गोल्स को और रिफाइन करते हैं, अपनी जो स्पोर्ट्स स्किल्स है उनको और रिफाइन करते हैं, और कंपटीशन स्किल्स की स्टार्टिंग हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, हम प्रैक्टिस को इन्वॉल्वमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। देन कंपटीशन फेज वी गो फॉर द डेवलप मेंटल स्ट्रेटेजीज फॉर द कॉम्पिटिशंस, अपने मेंटल लेवल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने फिटनेस लेवल को मेंटेन करते हैं, अपने हाई लेवल्स ऑफ स्पोर्ट्स स्किल को डेवलप करते हैं इसके अंदर, और अपनी जो शार्प कॉम्पिटिटिव स्किल्स है उसको और शार्पन करते हैं, एंड वी गिव आवर बेस्ट एंड पीक परफॉर्मेंस। इन ट्रांजिशन फेज, वंस कंपटीशन इज ओवर, वी पुट इक्वली फोकस ऑन रेस्ट एंड रिकवरी, रिफ्लेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ पास्ट सेशन। हम अपने जो पास्ट इवोल्यूशन सेशन इवोल्यूट करते हैं, क्या कमी है क्या नहीं है, उनको हम अपने माइंड में लेके चलते हैं ताकि हम अपने आने वाले सेशंस में और ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकें, और नए गोल्स, नए हमारे अचीवमेंट्स, नए माइलस्टोन उनको सेटअप करना हम स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज इन ट्रांजिशन फेज। सो एट द लास्ट
फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंस, अल्टीमेटली सभी प्लेयर्स, सभी कोचेस, सभी टीचर्स यहाँ चाहते हैं कि उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस एनहांस हो, राइट? वी ऑल आर एथलीट सेंटर्ड, हमारे लिए एथलीट इंपॉर्टेंट है, और एथलीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? परफॉर्मेंस, उसको परफॉर्मेंस चाहिए। तो हमें अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर, अपने कोचिंग सेंटर्स के अंदर, अपने स्कूल्स के अंदर, जहां भी हम काम कर रहे हैं, तो हमें जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को, उनको देखना है कि इनके ऊपर हम काम करेंगे, देन डेफिनेटली हमारे एथलीट की परफॉर्मेंस क्या होगी? एनहांस होगी। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, मैं थोड़ा सा लाइट अप करूंगा उसके अंदर। लाइक सबसे पहले इंपॉर्टेंट है राइट सिलेक्शन ऑफ एथलीट। ये हमें देखना है कि हमें अच्छी टीम्स बनानी है, पार्शियलिटी ना हो, जो एथलीट डिजर्व करता है उसको टीम में लेना है। देन वी नीड ए गुड कोचेस, कि जिस इंस्टीट्यूट में हम काम करें, जहां भी हम रह रहे हैं, हमारे पास अच्छे कोचेस हों। वी नीड गुड नंबर ऑफ कॉम्पिटिशंस, हमें अच्छे कॉम्पिटिशन मिलते रहें। वी नीड गुड इक्विपमेंट्स, हमारे पास इक्विपमेंट की सहूलियत हो। फैसिलिटी एक्सेस, जो प्रेजेंट दौरे में देखते हैं, अगर बास्केटबॉल की मैं बात करता हूँ, जैसे इंडोर गेम, बट स्टिल इन सो मेनी स्टेट्स स्टिल बास्केटबॉल प्लेइंग इन द आउटडोर गेम। तो हमें देखना है हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है, दीज आर द इंडोर गेम्स। तो उसके लिए हमें फैसिलिटी एक्सेस वैसी चाहिए ताकि प्लेयर्स अच्छे से उस चीज में परफॉर्म कर सके। एथलीट्स की बात करता हूँ, स्टिल एथलीट्स जो है आज भी मैं देखता हूँ, जो सैंड, जो पिट्स होते हैं, सैंड ट्रैक्स होते हैं, उस पर जाके रनिंग करते हैं। तो एंड सडनली जब वो नेशनल गेम्स में जाते हैं तो उनको सिंथेटिक ट्रैक मिलता है, दे आर नॉट एबल टू रन प्रॉपर्ली, बिकॉज उनको आदत ही नहीं होती नेल्स पहनने के, स्पाइक्स पहनने की। सो वी नीड गिव गुड फैसिलिटी एक्सेस टू द स्पोर्ट्स पर्सन्स। We have a good sports medicine centers, sports science which is very important, इसका नॉलेज भी हमें प्लेयर्स को देना है, तो हमें स्पोर्ट्स सेंटर्स भी डेवलप करने पड़ेंगे। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्काउटिंग ऑन रेगुलर बेसिस, वी हैव टू गो फॉर द स्काउटिंग ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, ताकि हमें अपने प्लेयर्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पता चल सके और कैसे उनकी जो वीकनेसेस है उनको इम्प्रूव करना है। सो स्काउटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then we go for the proper training pattern. And last and not least, research is very important. ताकि हर, जैसे अंकुर सर ने कहा कि ट्रेनिंग के पैटर्न हर बार चेंज होते रहते हैं, हर साल आप देखते हैं कुछ ना कुछ नए चेंजेस आते हैं। तो ये सब किससे आते हैं? रिसर्च से आते हैं। So every time we go for the search again and again, and we want something new, जो स्पोर्ट्स में आप मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकें। सो वी नीड ए गुड रिसर्चर ऑल्सो। अगर ये सब चीजों पर हम अपना स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना के रखेंगे, देन ओनली वी कैन प्रोड्यूस ए ओलंपियन मेडलिस्ट, तब जाके हम ओलंपियंस प्रोड्यूस कर पाएंगे। एंड फॉर सच ए ग्रेट इनिशिएटिव, आई रियली कांग्रेचुलेट एंड टू आवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट ही टेक ग्रेट इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग गुड परफॉर्मेंस सेंटर्स, and that's why they produce one-stop destination in terms of Swarnim Gujarat Sports University, जहां पर इस तरह का डेस्टिनेशन प्रिपेयर हो रहा है, जहां पर ये सभी चीजें, जहां मैं बात करता हूँ फैसिलिटी एक्सेस की, स्पोर्ट्स मेडिसिन की, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की, वो प्रिपेयर की जा रहे हैं। और ऐसे सिर्फ स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं, ऐसे कई स्टेट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज आ रही हैं जहां पर इस तरह के जो मेन वन स्टॉप डेस्टिनेशन प्रिपेयर किए जा रहे हैं, जहां पर वर्ल्ड क्लास एथलीट प्रिपेयर हो सके। सो वी कैन गो विद दैट। दिस इज ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन, how we can prepare an athlete development framework. And last not the least, no sports no life. अगर लाइफ में हमारे स्पोर्ट्स नहीं है तो हमारी लाइफ नहीं है। अगर हम स्पोर्ट्स को जानेंगे तो डेफिनेटली हम अपने लाइफ के बारे में जानेंगे। With this, thank you all, and if you have any question you may ask from the presentation. If anybody have any question, he or she can unmute herself and ask the question. If anybody have any question, I thought there is no question. That's fine.
I think, sir, there is no question from the participants. So on this, I would like to extend my sincere thanks and gratitude to you to enlighten the participants on the given topic. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much for great opportunity. सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि कल से फिर से सेम टाइम पे हम लोग अपना टेक्निकल सेशन है 2:30 PM पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आज का सेशन लेफ्ट कर सकते हैं।